तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी एकदम जुड़े हुए हैं शानदार तरीके से। आज तो विजय जी भी सर नमस्कार। नमस्कार जी, निशान जी। आज सवालों का सिलसिला रहेगा। जैसे जब अभी निशान जी ने नमस्कार कह दिया तो शुरुआत भी निशान जी से करेंगे, लेकिन सबका जरा अभिवादन कर लें। फिर हम लोग आज डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे। आज का सेशन हम लोग बातचीत करेंगे आपके मन में जो जो भी डाउट है, क्योंकि कल है शनिवार, परसों है आपका एग्जामिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल के लिए मैं रखा हूँ, और आज भी अभी डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे यहाँ पर। लेकिन कुछ साथियों का, बहुत सारे साथियों का, कुछ नहीं बहुत सारे साथियों का डाउट था। तो पूरे अभी 3 महीने, पिछले 3 महीने में जो भी आपके मन में डाउट है या आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स के लिए जो भी डाउट है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत ही सार्थक होगी, सकारात्मक होगी और आपको उत्साह देने वाली होगी। और इसमें आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा मैं। तो जैसा कि अभी आपने एक गीत सुना, कितना शानदार सा गीत है। हाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक पूजा भाव से, एक साफ सुथरा गंगा जल से पवित्र करके हम लोग आराधना करते हैं, ताकि उस जिस जगह रहते हैं वहाँ पर पवित्र हो। और हम ये आह्वान करते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं हम, हमें उसको सफलता मिले। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। मतलब मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अपनी सफलता को हासिल कर लें और ये पावन सा कर दें इस सफर को और इस शहर को, और अपने घर परिवार का गौरव बढ़ाएं। तो आप जैसे कि इस गाने में देखे होंगे, आपने बोला होगा कि जुगनू हो आप, है ना, जुगनू हो आप। तो जब टूटने लगे हौसला, जब आखिरी आखिरी एग्जामिनेशन होता है ना, तो ये निशांत जी हैं, जैसे ये नितिन जी हमारे हैं ना, आज के हमारे कप्तान महोदय हैं, जहाज चलाने वाले कप्तान हैं। तो जब भी आखिरी आखिरी में एग्जामिनेशन होता है तो हम, हमारा धड़कन बढ़ने लगता है, बहुत सारी चीजें भूलने सर लगते हैं। हार्ट बीट बहुत बढ़ हार्ट गया बीट। है। सब लग रहा है जो पढ़े हैं वो भूल गए हैं। हाँ, ये मानवीय संवेदना है, और एक इंसान का जो एक जो भाव होता है ना, हमारे पास बहुत सारे भाव होते हैं और ये भाव जो है प्रबल हो जाते हैं ऐसे समय में। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना। जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना कि जो बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और जुगनू हैं हम, रोशनी को हासिल कर लेंगे क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे क्योंकि हम जुगनू हैं, और हम कभी रोशनी के मोहताज नहीं होंगे। हमें जब अंधेरा दिखाई देगा तब भी हम टिमटिमाते टिमटिमाते वहां पहुंच जाते हैं। जैसे कि इसमें कहा कि हम रात भर जग के पढ़ते हैं। तो झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, फेंकिए रात रानी लगा दीजिए, जुगनुओ तुम दिखा दो मुझे रास्ता। रात लंबी सही, काली रात सही, पर ये लंबा सफर है मेरा। जीवन में कोई भी चीज होता है ना, बड़ा वाह लंबा, वाह 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 सर। बहुत ही लंबा होता है मेरे दोस्तों। बहुत ही लंबा सफर है। हम कुछ भी चीज अगर हासिल करना चाहेंगे ना, मंजिल हमें पास नजर आएगी, लेकिन आप यकीन मानिए वो सफर बहुत लंबा होता है। हमें इसीलिए हर घड़ी ना तैयार होना है, पैनिक नहीं होना है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हम पवित्र मन से तैयारी कर रहे हैं। हम हमारी जितनी कौशल है उस कौशल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखा जाएगा परिणाम जो भी होगा। लेकिन इस बीच जो सफर हमने हासिल किया है, उसमें जो चीजें हमें, मोती हमें मिले हैं, उस मोती को पिरोना है, और उस मोती को पिरा के एक माला बनाना है, और वो माला में धैर्य रूप धारण करके हमें उसको स्वीकार करना है। और जो चीजें हमने रास्ते में पाई है उसको बिल्कुल गंवाना नहीं है। तो आज के सेशन में मैं आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। नितिन कुमार जी आज हमारे कप्तान महोदय हैं, है ना नितिन जी।
आवाज आ रही है मेरी? तो नितिन, आवाज आ रही है। आ रही है। तो नितिन जी आप बताइए, आज सबसे पहले सवाल किसका लें, कौन से साथी से सवाल लें, हम उसके मन का डाउट है ना। आप 60 साथी यहाँ जुड़े हैं, कम से कम मैं जी चाहूंगा कि आप 60 सवाल कर लें मेरे से, तो मैं उसका उत्तर दे दूं। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, या कोई भी मन में सवाल हो। मैं कोशिश कर रहा था कि आज पिछला जो 11-12 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था उसके सवाल आ जाएं, लेकिन हमारे साथी के द्वारा सवाल भेजा नहीं गया। हो सकता है कई बार जब एग्जामिनेशन के 2 दिन बाद हो जाता है ना, सवाल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जरा शुरुआत करें, किससे जरा नाम ले लीजिए। सर, कुछ साथियों के अभी मैम ने अभी 9 बजे के आसपास वो जो सेशन कराया था उसमें इंटरनल सर्कुलर उन्होंने कराए थे। ओके। तो कुछ साथियों के डाउट थे उसमें। हम्म। हाँ तो एक साथी का जिसके नाम लीजिए जरा, फिर मैं ये फौजी प्रदीप जी के डाउट थे उसमें ज्यादा, वो हाँ, लेफ्ट हो फौजी गए थे इस फौजी चक्कर प्रदीप में। जी से शुरुआत करते हैं। फौजी प्रदीप जी जी। जल्दी अपना एक डाउट जरा हमारे साथियों के साथ डिस्कस करिए, मैं उसका क्लेरिफिकेशन करूंगा। फौजी प्रदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। एक डाउट ये था, वही द अमाउंट ऑफ हार्नोरियम पेबल टू एन इंटरनल हम्म। गेस्ट फैकल्टी शैल बी रुपीज डैश फॉर वन सेशन एंड रुपीज डैश फॉर द नेक्स्ट मोर देन वन सेशन। इसमें एक्चुअली में सर्कुलर में देखा है तो 350-700 रुपए है सर। ओके। तो ये तो तो क्लियर हो गया था, लेकिन बस अब आपके मुखार बिंदु से सुनना था हमें, क्योंकि देखिए उसका आपकी दो वाणी तरह को। के दो तरह के रेमुनेशन होते हैं। एक रेमुनेशन होता है इंटरनल फैकल्टी के लिए, जो आपके ऑलरेडी बैंक में सर्विंग स्टाफ हैं, और एक एक होता है एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल के लिए जो रेमुनेशन होता है, जो ऑनरेरियम होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है पर सेशन, और इंटरनल के लिए जो होता है वो कम होता है। तो एक्सटर्नल के लिए जो एक सेशन लेते हैं वो 750 है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन लेते हैं तो 1500 रुपये है। तो और इंटरनल के लिए जो आपने जो बताया 350 और 700 है, वो इंटरनल के लिए है। अभी ये ग्रामीण बैंक में है, दूसरे दूसरे बैंकों में अलग अलग होता है। कई कई बैंकों में 3000 भी होता है नेक्स्ट सेशन के लिए, पहला सेशन 1500, नेक्स्ट सेशन 3000। तो आशा करता हूँ कि ये आप क्लियर हो गया होगा, जैसा कि फौजी प्रदीप जी ने कहा उसी समय क्लियर हो गया था। इनमें से एक सवाल जरूर आने की संभावना रहती है, वो सवाल होता है लर्निंग अलाउंस स्टाफ को कितना मिलता है। नितिन जी, लर्निंग अलाउंस स्टाफ को कितना मिलता है? 600 रुपये प्लस डीए ऑफिसर के लिए। हाँ, लेकिन 600 को याद रखिए, प्लस डीए वगैरह नहीं पूछता है वो, 600 को याद जी रखिए, जी ठीक है। जी। अब फौजी प्रदीप जी से मतलब ये अभी आप बने रहिए सभी साथी। अब हम निशान जी से लेते हैं। निशान जी हैं इस लाइन पर, आप बताइए जरा, आपके मन में कोई डाउट हो। एक एक साथी अपना अपना डाउट जो है जी साझा सर। कर लेंगे। हम्म। जी सर। सर, एक मैडम का एक वीडियो देख रहा था मैं। उसमें एक क्वेश्चन था कि पेमेंट ऑफ चेक इज गवर्न्ड बाय सेक्शन डैश अंडर एनआईआर। हम्म। तो इसमें सर ऑप्शन ऐसे था कि सेक्शन 10/31/85/126, फिर सेक्शन 16/16/17/131, इस तरीके से ऑप्शन थे सर। उसको इग्नोर कर लीजिए, क्वेश्चन को इग्नोर कर लीजिए, ठीक है। चेक में जी रिलेटेड जैसे कि हमारे निशान जी ने हम यहाँ बताया, तो चेक रिलेटेड 5 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके प्रमोशन एग्जाम में आएंगे। उस 5 में से 3 सवाल सीधे हूबहू आ जाएंगे। पहला, क्रॉसिंग से रिलेटेड। जनरल क्रॉसिंग क्या है? अगर किसी चेक के फेस में दो पैरेलल लाइन खींच दी गई हों, समानांतर रेखाएं खींच दी गई हों, तो उसको जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं। ये सवाल मोस्ट पॉपुलर सीरीज का सवाल है जो आपके प्रमोशन एग्जाम में आएगा। दूसरा चेक रिलेटेड सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, कौन सा विकल्प जो है मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, या कौन सा विकल्प जो है मटेरियल अल्ट्रेशन है। तो ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन है, ऐसा पूछता है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन के इस सवाल का जो उत्तर होता है, अगर किसी ऑर्डर्ड चेक को बियरर बना दिया जाए तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन है। याद रहेगा आप सभी को, मटेरियल अल्ट्रेशन से एक सवाल जी। आएगा। मटेरियल अल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? किसी चेक के किसी भी पार्ट में छेड़खानी की गई हो, काट के दोबारा लिखा गया हो, उसको बोलते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन। जैसे कि डेट बदल दिया हो, मटेरियल अल्ट्रेशन। नाम बदल दिया हो,
काट के लिख दिया हो मटेरियल अल्ट्रेशन। लेकिन साथ ही साथ वो पॉलिसी कहता है कि मटेरियल अल्ट्रेशन कैन बी रेटिफाइड, वो ऑथेंटिकेट कर सकता है, ड्रॉयर कर सकता है, अकाउंट होल्डर कर सकता है, उसको सिग्नेचर करके वेरीफाई कर सकता है और प्रेजेंट कर सकता है। मटेरियल अल्ट्रेशन जहां भी आपको दिखा वो आपको ड्रॉयर जो है कंफर्म कर सकता है। लेकिन लेकिन सीटीएस अगर क्लियरिंग में है तो मटेरियल अल्ट्रेशन वाला कोई भी या कट, कोई भी कट किया गया हो, दोबारा लिखा गया हो, वो चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी कलेक्टिंग बैंक की होगी। किसकी होगी नितिन जी? कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक कौन होता है? जैसे नितिन कुमार जी बैंक का बड़ौदा बड़ौदा यूपी बैंक के हैं, अगर इनका ग्राहक, ये हमारे फौजी प्रदीप जी कैनरा बैंक का चेक दे देते हैं क्योंकि इनको कैनरा बैंक में पेंशन मिलता है, तो कैनरा बैंक का चेक दे दिए इनके ग्राहक को, नितिन कुमार जी बैंक का बड़ौदा यूपी बैंक के हैं, तो ये चेक जो है मटेरियल अल्टरेटेड है, मतलब डेट चेंज कर दिया गया, कुछ कर दिया गया, और ये सीटीएस क्लियरिंग के तहत इनके ग्राहक जो है बड़ौदा यूपी बैंक में जमा करते हैं। तो नितिन कुमार जी की ये जो शाखा प्रबंधक हैं, बढ़िया फौजी टाइप के लग रहे हैं, अभिनंदन टाइप का, तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी क्लियरिंग में आता है तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उसके मटेरियल अल्ट्रेशन के लिए कलेक्टिंग बैंक की, क्योंकि यहाँ से स्कैन होके चला जाएगा, पेइंग बैंक हो जाए, पेइंग बैंक पे कर देगा, अगर इन बिटवीन कुछ हुआ तो फिर कलेक्टिंग बैंक के ऊपर पूरा पैसा भरना पड़ेगा। ओके, तो दूसरा चीज है मटेरियल अल्ट्रेशन। तीसरा चेक में एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है चेक में, वो पूछता है कि किसी चेक में इंडोर्समेंट क्या होता है। इंडोर्समेंट क्या होता है? सिंपल सा एक सवाल पूछता है, इंडोर्समेंट क्या है? इंडोर्समेंट एक ऐसी पद्धति है जिसमें चेक के पीछे इस उद्देश्य के साथ उसमें दस्तखत कर दिया जाए कि उस चेक की राशि को किसी तीसरे व्यक्ति को निगोशिएट कर दिया जाए। निगोशिएट का मतलब होता है पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए, या उसको भुगतान के लिए खोल दिया जाए, या उसको भुगतान प्रदान किया जाए, या उस डील को वैलिड कर दिया जाए जिस व्यक्ति के नाम में लिखा है, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो नॉर्मली आपको लिखेगा साइनिंग ऑन द बैक साइड ऑफ चेक फॉर द निगोशिएशन पर्पस, तो ये हो गया इंडोर्समेंट तीसरा। चौथा जो इंपॉर्टेंट चेक में बात होती है वो होती है चेक में एंटीडेटेड पोस्ट डेटेड। एंटीडेटेड पोस्ट डेटेड का अभी 2022 और 23 में एक सवाल पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर पोस्ट डेटेड का पूछता है कि आज की तारीख पर कोई ग्राहक प्रस्तुत हुआ, और वो ग्राहक आज की तारीख पर बैंक में प्रस्तुत हुआ है, और वो चेक पर जो डेट लिखी गई है वो 15 अगस्त 2023 का है, तो ये चेक जो है एंटीडेटेड चेक कहलाएगा, पोस्ट डेटेड चेक कहलाएगा, कि इनकम्प्लीट चेक कहलाएगा। तो ये हमारे एक साथी बताएंगे, फौजी प्रदीप जी। फौजी प्रदीप जी, कल आप बैंक गए, कल जाएंगे बैंक, या मैक्सिमम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल है कल का एक दिन तो छुट्टी ले लीजिए, अगर पॉसिबल है, या कुछ जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी होता है ना, है नितिन कुमार जी, हैं मैनेजर साहब, आप तो महान हो, हैं आप तो मेरी मुस्कान हो, आप तो मेरे सम्मान हो, आप तो पूरा जहान हो, मैनेजर साहब आप तो जबरदस्त इंसान हो, बोलने से छुट्टी मिल जाएगी। थोड़ा सा जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर लीजिए। रीजन क्या है कि परसों आपका एग्जामिनेशन होगा, कल आपका माइंड को जो है लॉकर में डाल दीजिए, माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जब हम बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे माइंड्स पास में आते हैं, बहुत सारे जो माइंड्स पास में आते हैं। जब आप, आकांक्षा जी एक दिन में कितने आते हैं आपके पास ग्राहक? आकांक्षा जी शाखा प्रबंधक पूछते हैं जरा इनसे। सर नॉट लेस देन 150। 150? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। तो 150। सर रूरल ब्रांच है ना। हाँ बहुत ज्यादा है फिर भी रूरल ब्रांच में। जी रूरल ब्रांच में 300 के बराबर हो गया, क्योंकि आपका प्रीमाइसेस भी छोटा होता होगा। तो अब जी 150 सर। लोग अगर आते हैं, 150 लोगों का बुद्धि, 150 लोगों से आने वाले रेज, जो हम लोग डरते रहते हैं ना कि सूरज की किरणों में जल जाएंगे, लाइट की किरणों में जल जाएंगे, या किस में जल जाएंगे, अरे ये इंसान के पास जो किरण आती रहती है वो कम है क्या? कोई खतरनाक बुद्धि लेके आया है? वो क्या सिर्फ अपनी बुद्धि अपने पास रखा है? वो एकदम साइंस 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 है, बंदूक जैसे वो उसकी किरण चलते रहते हैं, उससे डैमेज होते हो आप। यकीन मानो, आपको पता नहीं होगा, आप घर में आने के बाद ये तो अपने नितिन जरे सर कहाँ लगाए अब तो हैं, चाय सुट्टा मार के हम तो सो जाते हैं सर कहाँ लगाए। मतलब ये क्यों? क्योंकि आप इतना डैमेज हो जाते हो। तो इसीलिए थोड़ा रिक्वेस्ट है, अगर एक दिन का छुट्टी मिल जाता है तो प्लीज मतलब
ये आपका, हाँ, जैसे आर्गूमेंट होता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। कल के दिन दिमाग थोड़ा ठीक रख लीजिए, क्योंकि आपने बहुत अध्ययन किया है। यकीन मानो, मैं किसी भी बैंक के लिए इंटरनल में इस जितना ज़्यादा आपके लिए किया है बड़ौदा यूपी बैंक के लिए, किसी दूसरे बैंक के लिए इंटरनल में नहीं पढ़ाया है। एक बैंक और हो सकता है सेंट्रल बैंक, जो जिसके पॉलिसीज कंठस्थ याद हैं, तो उसके लिए पढ़ाया हूँगा। तो एक बात है, चेक में एक जनरल क्रॉसिंग, दूसरा है इंडोर्समेंट, तीसरा है मटेरियल अल्ट्रेशन, चौथा है पोस्ट डेटेड चेक। तो ये सवाल हम पूछ रहे थे आपसे फौजी प्रदीप जी। कल आप बैंक जाते हैं, कल एक ग्राहक पहुंच जाता है, दादा काका मामा, आप मैनेजर साहब मेरे को पैसा दे दो, चेक में तारीख 15 अगस्त 2023 की डली है। ये चेक एंटीडेटेड होगा, इनकम्प्लीट होगा, पोस्ट डेटेड होगा, कि स्टेल चेक होगा? सर जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट किया गया है, तो क्या मटेरियल अल्टरेशन है? नहीं है। जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, कोई मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं, कोई भी कर सकता है। तो क्या स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है? मटेरियल अल्ट्रेशन हो जाएगा। मटेरियल ट्रेडिशन। कहाँ गए फौजी प्रदीप जी से सवाल पूछा था? चलिए आकांक्षा जी, ये चेक के बता दीजिए क्या आंसर होगा। हाँ, आ गया पोस्ट डेटेड चेक होगा। पोस्ट डेटेड चेक होगा, ठीक है। मैं इसलिए, आप लोग जान रहे हो फिर भी इसलिए आपको दोबारा स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल जो है पूछे जाएंगे। और पांचवा एक सवाल चेक से रिलेटेड जो पूछेंगे, वो सवाल पूछेगा, वो इससे रिलेटेड पूछ सकता है, जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है। अगर मटेरियल अल्ट्रेशन आपकी आंखों में प्रतीत नहीं हो रहा है, तो एक प्रोटेक्शन होता है पेइंग बैंक को। वो उसका कौन से सेक्शन में जिक्र किया गया है? 89। 89। अंडर सेक्शन 89 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। तो 89 सेक्शन में ये बात कही गई है कि अगर कोई चेक नितिन कुमार या मैनेजर साहब के पास, मैं नितिन कुमार जी को मैनेजर मैनेजर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2-4 दिन बाद मैनेजर हो जाएंगे भैया, हैं राजा, ये मैनेजर। और बोलने में इतनी ताकत होती है, सरस्वती माता भी बैठी हुई कंठ में, है ना। तो आप सोचिए कि जब भी वो आपके काउंटर पे आया, और अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन या कोई चीज़ ऐसी दिखी गई है जो आप एक नंगी आंखों से देख नहीं पाएंगे, तो इस कंडीशन में अगर भुगतान कर दिया जाता है, क्योंकि बैंकर्स हमेशा पेमेंट इन ड्यू कोर्स करते हैं, सद्भावना में करते हैं। वो इस भावना में करते हैं कि ग्राहक जो है अपना पैसा लेने आया है, तो उसके आदेशानुसार मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और हम इस गुड फेथ में पेमेंट करते हैं, इसीलिए उसमें प्रोटेक्शन है। अगर कलेक्टिंग बैंक है, कलेक्टिंग बैंक कोई क्रॉसिंग चेक को कलेक्ट करता है, तो उसमें एक प्रोटेक्शन मिलता है। इसकी व्याख्या कौन से सेक्शन में की गई है नितिन कुमार जी? सेक्शन 138 NIF। 130। 131 31 131 है सॉरी। सर, वो 138 तो मुझसे, हाँ, बाउंस पे 131। ठीक है। और एक प्रोटेक्शन होता है डीडी के केस में। आकांक्षा जी बताइए जरा, डीडी के केस में एक और प्रोटेक्शन मिलता है, कौन से सेक्शन में है वो? सेक्शन 85। सर 85। सेक्शन 85A में है। 85A में है। तो 85A में एक प्रोटेक्शन है जो डीडी से रिलेटेड डील करता है। तो ये इतनी सारी चीजें चेक से आप कर लीजिए। अब हम फिर निशान जी के पास जाते हैं। निशान जी के पास एक आध डाउट और होगा। सर एक निशान क्वेश्चन जी, था सर। हाँ, एक जी क्वेश्चन जी बता सर। दीजिए। एक जी क्वेश्चन सर, था हेलो। सर। ये नॉट नेगोशिएबल जो है हम्म, सर, ये कई बार क्वेश्चन आया, तो इसकी ना लैंग्वेज अलग अलग है बहुत। वैसे तो हम जान रहे हैं कि क्या है ये, हम्म। तो सर इसके बारे में हम बताएं थोड़ा। लैंग्वेज अलग अलग है मतलब, मैंने समझा। हाँ मतलब, मतलब इसका जो टाइटल, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें। हम्म। नहीं नहीं, मतलब एक चेक तो, में बोल रहे हैं, चेक में अलग अलग हाँ नॉट लैंग्वेज लिखी निगोशिएबल, गई है। हाँ नॉट निगोशिएबल में कई बार क्वेश्चन आए ना। भुगतान करा जाएगा। सीधा सर, नहीं, नॉट नॉट नेगोशिएबल निगोशिएबल मीन्स के आगे अच्छा, उसको बताते बढ़ा नॉट नहीं नॉट, सकते निगोशिएबल ना। क्या है ये बोल रहे हैं क्या? जी 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 जी। नॉट निगोशिएबल जो होता है कि उसका जो टाइट पेई का जो टाइटल है ना, वो अ, उससे थोड़ा चेंज नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर नॉट निगोशिएबल कैसे है? फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनाते हैं नितिन कुमार जी। फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनाते हैं ना। हम्म, अगर अगर मान लीजिए फौजी प्रदीप जी फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनाए 50,000 का, तो आप बताइए उसके फिक्स डिपॉजिट रिसीट को अगर वो मैच्योरिटी हो गया, तो क्या वो नितिन कुमार को जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा सर। किसको जाएगा? वो टाइटल में हो हु बहू जैसा लिखा होगा, अगर उसके खाते में वो इंकित होगा तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जी एग्जैक्टली।
जी फौजी प्रदीप जी के नाम से एफडीआर बना है, अगर खाता प्रदीप फौजी के नाम से बना है तो जमा कर दोगे? नहीं करोगे। नहीं होगा सर। अगर ड्यू डिलिजेंस है, सारा एफिडेविट है, इंडिमिनिटी लेके करोगे और फिर ड्यू डिलिजेंस करोगे कि वही व्यक्ति है, नाम बदला है, तब भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर कुछ इसमें क्षति हुई तो उसके लिए हर्जाना भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नॉट निगोशिएबल। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो निगोशिएट नहीं किया जा सकता है अगर पेई का टाइटल डीड उससे बेटर नहीं होगा। तो जहां पर टाइटल डीड उससे बढ़िया होगा तभी होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके है? सर। तो टाइटल डीड थैंक यू। वो पेई का है, थैंक यू। मतलब नॉट निगोशिएबल है। हम उसी नाम को राम कुमार के नाम से चेक आया, राम कुमार को देंगे। अगर वो स्पेलिंग में KUMAAR लिख देगा लेकिन खाते में KUMAR लिखा रहेगा तो हम नहीं करेंगे। जैसे पासपोर्ट बनाने जाते हैं ना, पासपोर्ट बनाने जाने में एक बार चले जाना तो पासपोर्ट बनाने, है ना नितिन कुमार जी? देखना वो कैसे चेक करते हैं, है ना आकांक्षा जी? आप बनाए ना, ये जानते हैं ना? जी सर। मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का पासपोर्ट बने, मैं सबको विदेश दौरा कराना चाहता हूँ। बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैंने 4 विदेश दौरा किया है और मुझे लगता है कि 5-5 साल उम्र बढ़ गई, क्योंकि जब हम ट्रेवल करते हैं ना सीखते हैं, जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं ना सीखते हैं। जैसे अभी मैं आपके प्रदेश आऊँगा तो मैं सीखता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा भ्रमण करता हूँ सीखने के लिए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ उन लोग कैसे कैसे मिलाते हैं ना, उसमें देखिएगा डॉट डॉट तक मिलाते हैं। डॉट अगर डॉट नहीं है ना तो बोलते हैं कि नहीं ये ठीक ठीक करा के लाइए। इसको इसको बोलते हैं नॉट निगोशिएबल। वो निगोशिएबल नहीं कर सकते। जो एड्रेस लिखा है, जो टाइटल डेट लिखा है सही। अगला सवाल हम लेते हैं। हेलो। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत हेलो बहुत। नाम थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर वीपी सिंह बोल रहा हूँ सर। TDS एंड कैश विड्रॉल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बता देते हैं। अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। कैश विड्रॉल का एक सवाल आ रहे हैं और कौन सा सवाल आ रहा है वो भी बता दे रहा हूँ। उसमें ये पूछ रहा है कि अगर कोई ग्राहक कैश विड्रॉल करता है तो टीडीएस लगेगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? टीडीएस लगेगा और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? सवाल ध्यान से पढ़िए। अगर कोई कस्टमर कैश विड्रॉल करता है तो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल व्हाट अप टू व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट? किस रुपए तक के बाद अगर वो पैसा निकालता है, कैश विड्रॉल करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो टैक्स लगेगा? वो उसका उत्तर होगा ₹20 लाख। अबाउट 20 लाख। 20 लाख। हाँ ये देखो हमारे दीक्षा जी आ गए। दीक्षा जी कैसे हैं, घर में सब अच्छे हैं? तो अब मैं तो दीक्षा जी चली गई, वो तो उत्तर देती चली जाती है एकदम। सर मैंने जवाब दिया था, आकांक्षा ने। आकांक्षा जी हैं, हाँ ओके ओके हाँ। तो आकांक्षा जी ये बताइए, 20 लाख रुपए का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो किसके लिए है? इंडिविजुअल के सर लिए। किसी इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। इंडिविजुअल के लिए। तो इंडिविजुअल का ही पूछा जाएगा। अभी भले ही रिवीजन हुआ है, एक सोसाइटी के लिए रिवीजन हुआ है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जी सर। जो 1 करोड़ था, वो अभी कितना हो गया? 3 करोड़। 3 करोड़। 3 करोड़ हो गया, है ना? लेकिन ये हायर लेवल में एक बार पूछा जा सकता है, स्केल 2 to 3, 1 से 2 में पूछा जा सकता है। लेकिन क्लरिकल टू ऑफिसर में 20 लाख वाला पूछेगा कि कैश विड्रॉल पर ग्राहक को टीडीएस एप्लीकेबल है, उसकी लिमिट है 20 लाख। और समझा देता हूँ, 20 लाख उसके लिए है जो आईटीआर फाइल नहीं करता। अगर कोई ग्राहक आईटीआर फाइल करता है तो फिर वहां पर लिमिट बढ़ के हो जाती है 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ हो जाती है। अगर 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल करता है तो टैक्स टीडीएस लगेगा। टीडीएस एप्लीकेबल 2%। जो रेट होगा वो रेट होगा 2%, अगर रिटर्न फाइल करता है तो। अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वो रेट कितना हो जाएगा? 5%। 5%। 5%। ठीक है बीपी सिंह जी, बात क्रिस्टल क्लियर है। अगर रिटर्न फाइल करता है तो 2%, और रिटर्न फाइल करता है तो क्या करेगा? वो कॉपी देगा, सर मेरा रिटर्न की फाइल है, पावती है। तो आप क्या करोगे आकांक्षा जी? रिटर्न फाइल देगा तो क्या करोगे उसको? सर तो उस पे टैक्स अप्लीकेबल उसी हिसाब से लगाएंगे, अप्लीकेबल उसी हिसाब से करेंगे। अगर उसने रिटर्न फाइल किया है तो 2% करेंगे, नहीं किया है तो 5%। ये तो कंप्लायंस का बता दिया आपने। जब भी कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है उसका ड्यू डिलिजेंस। सिस्टम में डाला। हाँ ड्यू जी वो। ड्यू डिलिजेंस कैसे होता है कि वो ड्यू डिलिजेंस हम क्या करेंगे
हमारे जो पैनल चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनको देंगे कि ये ITR सही है कि नहीं है, इसको चेक करिए, ITR फाइल हुआ भी है कि नहीं, ये वेरीफाइड हुआ है कि नहीं भी, ये चेक करिए। उसके कंफर्मेशन के बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप बैंकर्स हैं और बैंकर्स के लिए एक बात हमेशा मान के चलिए कि आपके सामने कुछ भी आएगा उसका ड्यू डिलिजेंस करना। क्या करना है? ड्यू डिलिजेंस करना। ड्यू डिलिजेंस के अलग अलग तरीके होते हैं, हर चीज़ का ड्यू डिलिजेंस अलग होता है। सब चीज़ आप ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते, सबके लिए हम लोग को आउटसाइड एजेंसी भी कई जगह हायर करते हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल तब होगा जब वो पैनल्ड होगा। तो ड्यू डिलिजेंस करेंगे तब एक्सेप्ट करेंगे। तो कैश विड्रॉल में 20 लाख तक कैश विड्रॉल है तो TDS नहीं लगेगा, 20 लाख से ऊपर है TDS लगेगा। अगर ITR फाइल करता है तो 2%, नहीं करता है तो 5%। अगर ITR फाइल करता है तो 20 लाख पर 20 लाख के ऊपर भी TDS नहीं लगेगा, 1 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। 1 करोड़ जैसे ही हो जाएगा 1 करोड़, तो फिर वहाँ TDS जो होगा 2% ITR फाइल करता है, नहीं तो 5%। और एक कंडीशन एक आता है इसमें, अगर पैन कार्ड नहीं है तो फिर TDS कितना लगेगा बताइए आकांक्षा जी? पैन कार्ड अगर 20%। एकदम एग्जैक्ट। तो जहां भी आपके प्रमोशन एग्जाम में कहीं भी विदाउट पैन कार्ड आएगा और TDS की बात आएगी तो 20% लिख दीजिएगा, आगे बढ़ दीजिएगा। 20% वहाँ विदाउट पैन कार्ड जो है। सर ये करेंट और सेविंग दोनों के केस में है। कैश विड्रॉल की बात की गई, कैश विड्रॉल कहाँ करेंगे? जी। अकाउंट में करेंगे, सेविंग अकाउंट में करेंगे, ठीक है, ओके। और करंट सर अकाउंट डिपॉजिट पे भी है क्या क्या? सर TDS? डिपॉजिट पे TDS तो है, ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्या है? डिपॉजिट है ना? डिपॉजिट पे नहीं, नहीं सर, जमा कैश करने पे रिसिप्ट करने पे। नहीं है अभी अच्छा। नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में लग जाएगा, क्योंकि कैश को सर डिमोटिवेट है ना। तो सर हाँ जी, तो डिपॉजिट पे नहीं है, बताइए। सवाल सर चल दो रहा है। टॉपिक है सर, दो टॉपिक है। एक एक रिस्क वेटेड एसेट जो है, मतलब कि रिटेल लोन पे कितना परसेंट रिस्क होता है। और तो सर हाउसिंग लोन पे थोड़ा सा एक क्लियर कर देंगे, और एक सर उस सरफेसी है उस पे थोड़ा सा एक डाउट। रिस्क वेट जो है एक अच्छा टॉपिक है आपकी जानने के लिए। रिस्क वेट क्या होता है? हमेशा आपके में एक सवाल पूछता है CRAR का परसेंटेज, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो CRAR आपके बैंक का कितना है? कोई साथी अगर जान रहा होगा तो माइक्रोफोन ऑन करके बताओ। 11.04 11.44। डबल फोर। ठीक है। और ये जो रिस्क वेट जो आप बता रहे हैं, ये कौन से साल का है? 31 मार्च का है? 2023 का सर। 2023। लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके। 22-23। 22 का 11.71। ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो रिस्क वेट होता है वो क्या होता है। जब भी हम कोई लोन करते हैं, रिस्क कहाँ होता है? आपके बैंकिंग के दो व्यवसाय हैं, एक हम ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, एक जरूरतमंद लोगों को लोन देते हैं। ग्राहकों से जब जमा स्वीकार करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, उसको हमको समय पर देना होता है। और दूसरा, जिनको लोन दिए हैं वो ग्राहकों के पास पैसा होता है। तो जो पैसा आपके हाथ से निकल गया उसमें रिस्क है, क्योंकि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो भारतीय रिजर्व बैंक कहती है कि बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, जो पूरे इंटरनेशनल बैंकों का सेटलमेंट देखती है, जो बेसल में है, वो कहते हैं कि बैंकों के पास एक ऐसा मापदंड होना चाहिए, एक ऐसा पैमाना होना चाहिए जिससे वो अपने रिस्क को माप सकें कि वो कितने रिस्क में हैं, कितने खतरे में बैंकिंग कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड अप्रोच दिया, जिसके तहत RBI ने रिस्क वेट डिसाइड किया। रिस्क वेट मतलब तराजू, वजन, कितना वजन है वो ऐसे दिया। कैसे दिया? कि अगर आपके एसेट साइड मतलब आने वाला पैसा, लाइबिलिटी मतलब जाने वाला पैसा, जाएगा कब? जब आपके पास है तब जाएगा। एसेट मतलब आने वाला पैसा। आने वाला पैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी वो आपके पास नहीं है, अभी किसके पास है? किसी दूसरे के पास है। तो RBI कहता है कि जो आने वाला पैसा है उसमें रिस्क है, और उस रिस्क के लिए उसने तराजू रखा है। वो तराजू इससे तरह चुना है कि अगर कैश इन हैंड है आपके पास, आकांक्षा जी,
आज कैसे ने ताला लगा के आए हैं ना तिजोरी में? सर मैं लीव पे थी। कोई बात नहीं, मान के चलिए, माना कि आज आप बैंक गए थे। अरे आप तो बढ़िया किए, आज भी लीव, कल भी लीव। देखो ये होता है आकांक्षा जी का, है ना, एकदम आप बिना बोले समझ जाते हैं। वैसे एग्जाम से 2-3 दिन पहले लीव ले लीजिए, फिर तो रात दिन काम करेंगे हैं। अब नींद किसे, अब चैन कहाँ। बैंक में कभी नींद और चैन मिलेगा? रिटायर हो जाओगे तभी नहीं मिलेगा। एग्जाम तक हम लेके पास हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे और 2 गुना काम करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कैश इन हैंड है आपके पास, उसमें जीरो रिस्क, क्योंकि पैसा आपके पास है। अगर वो पैसा, आप अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में मेंटेन करके रखे हो तो 20% का रिस्क है। लोन में, रिटेल लोन में आता है कितने परसेंट का रिस्क है, कोई साथी बताएंगे? 75%। हाँ, रिटेल लोन में 75% का रिस्क वेट होता है। मतलब जब भी हम रिटेल लोन करते हैं तो 75%, 100 रुपये हम लोन देंगे तो 75 रुपये का रिस्क होगा। ओके, अब आते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में बताइए रिस्क वेट कितना है? 100%। सर 100%। 100%। हाउसिंग लोन में पर्सनल risk लोन weight और कितना है? कंज्यूमर लोन में 100% का। हाँ, पर्सनल लोन और आपके यहाँ कंज्यूमर लोन मिलता है क्या अभी? हाँ कंज्यूमर लोन मिलता है। आजकल वो एनबीएफसी को चला गया है, पर्सनल लोन वगैरह हम लोग देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कंज्यूमर लोन में भी वही होगा 100%। अब एक बात कह रहा हूँ कि हाउसिंग लोन में 75% का रिस्क वेट है। स्टाफ को हाउसिंग लोन देते हैं तो 20% का रिस्क 20%। है। स्टाफ को अदर लोन देते हैं तो 75% का रिस्क है। इस रिस्क वेट में सबसे जो पॉपुलर सीरीज का जो सवाल पूछता है पर्सनल लोन का, 100% रिस्क है। और एक है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। कॉमर्शियल रियल एस्टेट को जो देते हैं उसमें रिस्क वेट कितना है? वो है 125। कितना है? 125। और एक पूछता है वहां पर जो शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कितना रिस्क होता है? 125। वो 150%, 150%। ठीक है, ये अभी रिसेंटली ये सवाल आया था। सर 150। क्रेडिट कार्ड में भी 125% है क्या? हाँ, क्रेडिट कार्ड में 125%। ठीक है, तो शेयर पे जो लोन देते हैं 125% इसका ना सर। नहीं नहीं, 150 है वो, उसको बोलते हैं एक्सपोजर इन, एक्सपोजर इन शेयर मार्केट जो होता है ना। इन्वेस्टमेंट भी तो होता है ना भाई, लोन भी देते हो इन्वेस्टमेंट भी देते हो, तो वहां पर 150 है। अगर वो एक्सपोजर इन शेयर है तो 150 आप लिखना तो बस, सर 150 करके आना। शेयर पे 150 है और क्रेडिट कार्ड पे 125 है। क्रेडिट कार्ड क्लीन लोन है भाई, क्रेडिट कार्ड क्लीन लोन है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, इसलिए उसमें आपको उस रिस्क वेट ज्यादा रखा रहता है। 100 रुपए दोगे तो उसमें 125% का रिस्क है। अब मैं कह रहा हूं अगर टोटल रिस्क वेट को जोड़ेंगे तो उसका कुछ पूंजी अपने पास होना चाहिए। वो पूंजी कितना है? 9% का आपका कैपिटल है, 2.5% जो है आप क्या रखोगे? कैपिटल सीसीबी कंजर्वेशन, सीसीबी। दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 11.5, 11.5। 1.5। और ये कब से इम्प्लीमेंट हो गया इंडिया में? इम्प्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी जनवरी 2023। 2023 से हो गया, 1 जनवरी 2023 से हुआ है शायद। 1 जनवरी 2023 से। बहुत बढ़िया। अब एक बात और आता है जो हायर स्केल में पूछा जाता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो, अगर हम किसी भी एसेट्स के लिए लोन देते हैं, जितना लोन देते हैं उसको ऊपर रख दो और उस एसेट का वैल्यू नीचे रख दो, इसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब एक मकान अगर 10 लाख का है, हम 9 लाख लोन दे रहे हैं, तो लोन टू वैल्यू रेशियो कितना हो जाएगा बताइए निशांत जी? 10% सर। 90%। 90%। लोन के, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोन को ऊपर रख दीजिए, वैल्यू को नीचे रख दीजिए। एक 10 लाख का मकान खरीदते हैं, 9 लाख रुपए फाइनेंस करते हैं, लोन दिए 9 लाख, वैल्यू है 10 लाख, तो लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया 90%। लोन टू वैल्यू रेशियो जस्ट अपोजिट ऑफ मार्जिन। लोन टू वैल्यू रेशियो 90%, तो उसका मार्जिन कितना होगा? 10%। 10%। तो इसमें हाउसिंग लोन में एक बात कही गई है कि अगर लोन टू वैल्यू रेशियो अगर 90% है तो मार्जिन 10 होगा। लोन टू वैल्यू रेशियो अगर 80% है तो मार्जिन 20 होगा। लोन टू वैल्यू रेशियो अगर 75% है तो मार्जिन 25% होगा। लेकिन उसमें एक बात कही गई है, लोन अप टू 30 लैक्स, अगर हाउसिंग लोन 30 लैक्स तक देते हैं
तो लोन तो उसका लोन टू वैल्यू रेशियो 90% सकता है। कितना होगा? 90%। 90%। अगर लोन अबव 30 lakhs अप टू 75 lakhs है तो लोन टू 80%। 80%। ठीक है। और अगर लोन अबव 75 lakhs है तो लोन टू वैल्यू रेशियो विल बी 75%। 75%। बहुत बढ़िया। आप तो है मतलब ये तो अच्छा याद कर लिए। हालांकि इसके मतलब अभी सवाल आ नहीं रहे हैं, अभी मैंने देखा आरआरबी में तो नहीं आ रहा है, नेशनल एग्जाम में जरूर आते हैं। सर एनआरएलएम और एनयूएलएम में थोड़ा सा बता दीजिए, आरक्षण वाला सिस्टम जो है लेडीज को, विकलांग को और बता देते हैं। जहाँ जहाँ अभी रिस्क वेट में एक बात और रह गई है। रिस्क वेट में जो एक बात पूछी जाती है, जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ भी गारंटी होगी वहां पर रिस्क वेट कितना होता है? 0 होगा। जैसे कि सीजीटी में सी गारंटी है, जैसे कि जो पीएमईजीपी जहाँ पर आप एनसीजीटीसी के जहाँ भी गारंटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां पर रिस्क वेट 0 हो जाता है। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है रिस्क वेट कितना होता है? 20% सर। अगर लोन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए तो रिस्क वेट कितना होगा? 0। अगर लोन स्टेट गवर्नमेंट को दिए तो रिस्क वेट कितना होगा? उसमें भी 0 होगा। लोन अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 0, अगर गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो 0, गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट तो 20%। ठीक। चलिए, अब हमारे एक साथी ने बोला कि एनआरएलएम का या एनओएलएम, क्या साथी ने सवाल पूछा, बताइए जरा। एनआरएलएम एनओएलएम में एनआरएलएम में आरक्षण क्या है लेडीज और SC/ST का, विकलांग का किसमें है या किसमें? एनयूएलएम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी बताते हैं। हाँ आकांक्षा जी, आपको याद है, मेमोराइज है, तो आप बताइए जरा। नहीं सर, सॉरी, इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रही मैं। मैं बता दे रहा हूँ। मैं एक आपको ये बात कह दे रहा हूँ। ज्यादातर टॉप मोस्ट जो आपका मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनआरएलएम के होते हैं। क्योंकि जो ये एनआरएलएम इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं आकांक्षा जी? क्योंकि आपका बैंक आरआरबी है। क्या है? आरआरबी है। और रीजनल रूरल बैंक होने के नाते आपका ज्यादातर एरिया जो है रूरल एरिया के जो पॉवर्टी है उसको आप रिडक्शन के लिए बने हुए हैं, आपको सवाल पूछा जाता है। और एनयूएलएम किस लिए बना है? एनयूएलएम बना है, उसका ऑब्जेक्टिव रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया, और आपका कॉन्सेप्ट है आपका रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया। इसीलिए एनआरएलएम का ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो एनआरएलएम में मुख्य बातें जो ज्यादा पूछी जाती हैं वो कि मिनिमम सैंक्शन एनआरएलएम का कितना है? कोई साथी बता दें। 6 लाख। 1.5 लाख रुपए। 6 लाख। 6 लाख सर। 6 लाख। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एनआरएलएम में दूसरा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है मेरे साथी, वो पूछा जाता है कि एनआरएलएम में रिवॉल्विंग फंड जो है कि एलिजिबिलिटी कब है, रिवॉल्विंग फंड कब दिया जा सकता है किसी समूह को? 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ। 3 महीना। इस मोड को 3 महीने। हेलो, मैं जिसका नाम बोलूंगा वही जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप सबकी बातें जब आप कह रहे हैं तो ये होता है। हम लोग वर्चुअल मोड पे आप देखे होंगे, आप मीडिया देखते होंगे, टेलीविजन देखते होंगे, एक बोलता है जब तक दूसरा बोलेगा उसकी आवाज को रोक के रखता है, फिर बाद में धीरे धीरे आता है। तो ये नितिन कुमार जी कप्तान है ना, इनके पास सबकी आवाज पहुंचती है, लेकिन एक के बाद एक पहुंचती रहती है। तो पवन मिश्रा जी इसका जवाब देंगे कि एक एनआरएलएम का ग्रुप है, उसको रिवॉल्विंग फंड की कब मिलेगा? सर 3 महीने बाद 20,000 से 30,000 मिलेगा। इसके 3 महीने के बाद जी। 3 महीना रिवॉल्विंग फंड SHG के गठन से सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ व्हिच रूल? कौन सा नियम का पालन करता है तब मिलता है उसको? पंचसूत्र का पालन करता है। रेगुलर सेविंग, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर अकाउंटिंग, रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेनिंग। ये दादरे जी वही अकाउंट है। जिसका नाम लिया जाए वही पूछेंगे। सर अगर 3 महीना पुराना है, पंचसूत्र का पालन करता है, तो उसको 10,000 से 20,000 रिवॉल्विंग फंड मिलता है। बहुत बढ़िया। ओके पवन जी, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा सर सारा कुछ तो सही बताया, पर उन्होंने बता दिया 10,000 से 20,000।
वो 20 से 30 है। पवन जी करेक्ट कर जी लीजिए, सर। अभी बदला है, पहले 10 से जी सर 15 20 से 30 ही है सर, डबल हो गया, बोले था 20 से 30 गया। डबल हो गया, उनसे कहने में थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया होगा, लेकिन ये वो जानते हैं 20 से 30 हजार हो गया, डबल इंजन की सरकार है, हैं? जी जी 20 से 30 हजार। ओके चलिए बहुत सर बढ़िया। इसमें ये आरक्षण वाला बता दीजिए, एनआरएलएम में तो शायद आरक्षण नहीं है ना महिलाओं का। एनआरएलएम में एक बात और पूछी जाती है एनआरएलएम में कि इसमें अबव पॉवर्टी लाइन जो है कितने परसेंटेज हो सकते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, और इसका जवाब ये मैं बताऊं, मैं जिससे पूछूंगा उससे प्लीज माइक बंद कर लेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो माइक ऑन कर लीजिएगा, अपना ही घर है, हम पर नहीं है, आप अपना कौन है बताइए, रात भर जग लेंगे हम लोग हैं। साथिया नींद नहीं, आज रात को नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है, ये प्रभाकर जी चाय बना के लाएंगे अभी सबके लिए। चलिए तो एक साथी से पूछता हूँ कि अगर एनआरएलएम में है एबव पॉवर्टी लाइन कोई मेंबर बनना चाहता है तो उनके परसेंटेज क्या होगा। हाँ अभिषेक कुमार जी जवाब देंगे, अभिषेक कुमार जी। हाँ हाँ सर नमस्ते सर। बहुत बहुत नमस्ते। 30% है सर। बहुत बढ़िया, मतलब मैक्सिमम मेंबर 30% हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो ये सवाल एनआरएलएम में। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, पहला डोज दूसरा डोज, ये दोनों सर याद 30% है कि 70%? 30% है भाई, 30% ऐसा मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को हम उनका जो पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए समूह बनाते हैं, संगठित करते हैं और उनको लिंकेज देते हैं, क्रेडिट लिंकेज, और उनको सस्टेनेबल बनाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि उस समूह में एनआरएलएम में एबव पॉवर्टी लाइन के कितने मेंबर आ सकते हैं, वो मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, मैक्सिमम 30%, ठीक, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये बात कही गई। अब मैं ये कह रहा था पहला डोज उस कॉर्पस का 6 गुना या 1.5 लाख, व्हिच एवर इज हायर। दूसरा डोज कॉर्पस का 8 गुना या 3 लाख, व्हिच एवर इज हायर। तीसरा डोज 6 लाख और चौथा डोज 6 लाख से ऊपर एज पर देयर माइक्रो क्रेडिट प्लान। एनआरएलएम में एक महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं साथी से पूछूंगा, अभय कुमार आनंद जी, यूपी बड़ौदा बैंक, वाह इनके नाम के आगे यूपी बड़ौदा बैंक जोड़ दिया इन्होंने, अमिट हो गए। सर इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है सर, ये हाँ एनुअलएम में 30% है शायद और एनआरएलएम में 70%। एनयूएलएम एनआरएलएम क्या 50% NRLM की बात कर रहे हैं, अभी तो हम एनयूएलएम पहुंचे नहीं है। एनयूएलएम और एनआरएल, अभी तो एनआरएलएम की बात चल रही है। हाँ तो सर एनआरएलएम में शायद 70% है। 20% अपर पॉवर्टी लाइन है, तो हाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है, मैं ये बिलो कह रहा पॉवर्टी हूँ लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन 70%, एबव पॉवर्टी लाइन 30%, मैक्सिमम एबव पॉवर्टी लाइन के मेंबर जो है 30% हो सकते हैं। अभी एनआरएलएम की बात चल रही है, एनयूएलएम की बात नहीं सर चल रही है। सर सर बीपीएल और एपीएल बोलेंगे तो शायद वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हाँ बीपीएल एपीएल तो बोल रहा हूँ, एपीएल जो होते हैं एबव पॉवर्टी लाइन 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए समूह में, ये एक क्राइटेरिया है, ये एक उनका क्राइटेरिया है। अगर एबव पॉवर्टी लाइन अगर 30% से ज्यादा डाल दोगे तो उस समूह को वो बेनिफिट नहीं दे पाएंगे ना। एनआरएलएम में जो बेनिफिट है, कितना सहयोग करते हैं एनआरएलएम में। एनआरएलएम के और मुख्य जो बातें मैं कह रहा हूँ जो आपके प्रमोशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, परसों जब एग्जाम होगा उसमें है कि विदाउट कोलिटरल और विदाउट मार्जिन कितना रुपए का मैक्सिमम फाइनेंस किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब देंगे अभय कुमार आनंद जी, जिनको किसी बात का भय नहीं। बताइए अभय कुमार जी, हैं अभय जी? ओके माइक बंद करके रखें। तो मैं 10 लाख है सर। 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए तक नो कोलेटरल नो मार्जिन। अगला सवाल है बिना कोलेटरल के मैक्सिमम फाइनेंस एनआरएलएम में कितना हो सकता है? 20 लाख। 20 लाख सर। 20 लाख सर, 20 लाख। बहुत बढ़िया। और अगर 10 लाख से ऊपर है तो मार्जिन किससे ज्यादा नहीं, 10%, 10%। है ना, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये एनआरएलएम हो गया। अब हम बात करते हैं एनयूएलएम की। जो हमारे साथी एनयूएलएम में रिजर्वेशन है। एनयूएलएम जो है, आप लोग माइक थोड़ा बंद करते हैं तो
अच्छा रहेगा। अभय कुमार जो देखो बड़ी दूर सर एनआरएलएम में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है ना, महिला कोई SC ST या जो भी हो? नहीं ऐसा NRLM तो महिलाओं के लिए ही बना है ना पवन महिलाओं जी। के लिए बना है। NRLM किसके लिए है? वुमेन SHG। सर SC ST को? कोई ST SC नहीं, वुमेन SHG। अच्छा, वहां पर एनयूएलएम। ठीक ठीक सर, ओके, एनयूएलएम में आरक्षण। NRLM प्योर वुमेन SHG, वुमेन SHG, ठीक है। उसमें आजकल क्लियर हो गया सर। एक नया टर्म ऐड किया गया है, वेरीफाइड वुमेन SHG। वेरीफाइड वुमेन SHG के लिए बोला गया है कि अगर कोई SHG ग्रुप वेरीफाइड हो तो उसमें किसी एक ग्रेजुएट सदस्य को 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन दे दीजिए। साथ ही एक महिला को जो है 1 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। और समूह में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को एक OD लिमिट दे दीजिए। और वो OD लिमिट कितने का होगा मेरे साथी बता देंगे। कोई एक साथी ऑन करके, जैसे कि यहाँ पर 5,000 5,000 5 लोग बोलते हैं। 5,000 एक आदमी बोल देंगे, अच्छा रहेगा। मैं जिसको एक, हाँ हाँ जी। NRLM में गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी है सर? गवर्नमेंट की क्या है कि सब्सिडी मिलती है NRLM में? NRLM में कोई कैपिटल सब्सिडी, कोई सबवेंशन मिलता है, सब्सिडी नहीं। सब्सिडी नहीं, कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम NULM पर। जब NULM की बात करते हैं तो एक जो सवाल पूछा गया है अभी NULM में, वो भी कॉमर्शियल सर सबमेंशन कितना मिलता है? NRLM में जो सबवेंशन मिलता है 3 लाख रुपए हेलो तक के। सर, हाँ हेलो हम बोलो ना राजा, बोलो। सर सबमेंशन कितना मिलता है? सबवेंशन जो है NRLM में मिलेगा, उसके लिए क्राइटेरिया है। अगर लोन होगा 3 लाख रुपए तक का, कितना होगा? 3 लाख रुपए तक का। और 4.5%। उसमें इंटरेस्ट रेट जो आप दोगे वो 11.5% होना चाहिए। तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 4.5, है ना। पहले ये 5.5। नहीं सर, 7% है हमारे बैंक का सर्कुलर, 7% इंटरेस्ट होगा तो 4.5 मिलेगा। 4.5 आपका इंटरेस्ट सबवेंशन है। और इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उस लोन में। 7% से ज्यादा, 7% ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं 7%। 7% किसान नहीं, क्रेडिट 7% दिए सर, 7% दिए। यस सर। 9%। सर 7%। सर 3 लाख तक जहां तक हम पढ़े हैं कि 7% है, और उसपे 4.5%, और 3 लाख के ऊपर 9% है, उसपे 5% है इंटरेस्ट सबमेंशन। नहीं सर, 3 लाख के ऊपर 5 लाख तक अधिकतम 10% है और 4.5% 5%। मिलेगा सबमेंशन। 3 से 5 तक उसका 10% गैप है, मिलेगा 7 के और 11.5 के बीच 12.40%। का। हाँ रुकिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। इंटरेस्ट सबवेंशन तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, है हाँ ना। सर, आपने ही पढ़ाया है। उसमें 3 लाख तक 7% एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट पे 4.5% सबवेंशन है, और 3 लाख टू 5 लाख पे 10% 5%। एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट से 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो हाँ मेरा सही है। रिवाइज्ड मैंने NRLM का पढ़ाया होगा, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का जी जिक्र उसी में है ये। होगा, और वही ये फाइनेंशियल ईयर के है। एक बार और रिपीट कर दीजिए, नहीं तो मुझे वो खोल के देखना पड़ेगा। सर अप टू 3 lakhs जो भी है उसमें एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट से 4.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, और 3 lakhs टू 5 above 3 lakhs टू 5 lakhs तक एट द रेट ऑफ 10% से 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है। इसका मतलब ये है कि 3 लाख से ऊपर अगर 10% से इंटरेस्ट से लोन दिए हुए हैं तो उसमें 4.5% का सबवेंशन होगा। 5% का सबवेंशन होगा। और अदरवाइज 7% है तो उसमें कितना होगा? 4.5 का। ठीक है। 4.5। ये पहले ज्यादा होता था, अभी जो है ये अभी कम हुआ है। सब्सिडी थोड़ा सा कम किया, इंटरेस्ट सबवेंशन कम किया। इसमें किसी प्रकार का कैपिटल सब्सिडी नहीं है, ठीक है। और ये मैंने लेटेस्ट वाले जो रिवाइज्ड NRLM के वीडियो में है, उसमें जब हम वीडियो पढ़ते हैं तो हमारे पास परत दर परत स्क्रीन होती है जिसमें से वो क्लियरिटी होती है। तो आप उसमें से किया होगा। अभी इन्होंने आकांक्षा जी ने रिवाइज कर दिया तो आप लोग उसको सर बोलिए। जी सर। सर एक चीज आकांक्षा जी ने एक चीज बताया है कि 3 लाख तक 7%, 4.5% सब मेंशन, 3 लाख से 5 लाख 10% और 5% सब मेंशन, और 5 लाख के ऊपर कितना है सर?
तो 5 लाख 5 के लाख ऊपर के कोई ऊपर 12.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई कोई सब मेंशन नहीं है। एक मिनट एनआरएलएम में देख लेते हैं ना खोल के एनआरएलएम का। ओके, थैंक यू। एनआरएलएम 5 लाख के ऊपर सर 12.40 ही है, 12.40। 12.40 सब मेंशन नहीं है उसमें, 5 लाख ऊपर कोई सब मेंशन नहीं। हाँ सर मेंशन नहीं है। नहीं है। क्लियर है सर, आरक्षण वाला थोड़ा बता दीजिए सर, एनुअल में। बता देते हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं तो उनको ठीक बता देते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एकदम फाइनल है, मैं आप लोग नोट कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए माइक बंद कर लेंगे साथी, माइक बंद कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन है एनआरएलएम में, वो नोट कर लीजिए अभी, और उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये फाइनल है। इंटरेस्ट सबवेंशन जो वुमेन एसएचजी को फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए इसमें ये कहा गया है कि अगर लोन 3 लाख रुपए तक के है तो उस लोन में अगर 7% की दर से आप उसको कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक अगर लोन दिया है तो वहां इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल होगा 4.50। नोट कर लीजिए। अगर आपका बैंक 3 लाख तक लोन दिया है लेकिन इंटरेस्ट 8% से दिया है तो सबवेंशन नहीं मिलेगा। 3 लाख तक का लोन है, 7% के दर से अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी परमिटेड ऑन ए यूनिफॉर्म रेट 4.5%। वो बैंक को देगा कि भाई आप इतने कम दर पर ब्याज दे रहे हो, कम ब्याज दर पर लोन दे रहे हो, तो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आप समाज कल्याण के लिए उनको पैसा दिए हो। अब दूसरा जो कंडीशन है, अगर 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक का है और बैंक ने वो जो लोन है उसको 10% की दर से दिया है तो वहां इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 5%। कितना होगा? 5%। ठीक है। एक कंडीशन और बोला है कि जो 5% होगा वो तभी अवेलेबल होगा जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो MCLR 1 साल का जो होगा उस पर, या 10%, जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है 10%, इनमें से जो कम रेट होगा उस पर देना होगा। मान लीजिए आपका 1 साल का MCLR जो है 9% है, तो आप 9% पे दे रहे हो तब होगा। और अगर एक्सटर्नल बेंचमार्क है, जहां पर अलग अलग बैंकों की जो रेटिंग होती है एक्सटर्नल बेंचमार्क, अगर उसमें 10% है लेकिन 1 ईयर का MCLR 9% है तो व्हिचएवर इज लोअर 9% पे ही देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 5% मिलेगा। दो ही कंडीशन है। और अगर 5 लाख से ऊपर है तो कोई इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर है निशान जी? समझ में आया तो बोलिए हो। आओ। यस सर। ठीक है। तो ये बहुत अगर ये सवाल भी जाएगा तो स्केल 2 to 3 में, 1 से 2 में। नितिन कुमार जी वीडियो बनाया है सर ने, अच्छा ठीक बात है। तो ये क्लियर है, कोई बात नहीं, वीडियो बनाया है तो भी डिस्कशन कर पूछ रहे हैं तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं, उनको इजाजत है। अगला सर एनआरएल में टारगेट ग्रुप के लिए आप ही ने पढ़ाया था सर, SC/ST के लिए 50% है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 15% है और डिसेबल्ड के लिए 3%। राजा वो NULM में पढ़ाया भाई, NULM है नेशनल रूरल मतलब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, वो NRLM नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ। यही कंफ्यूजन है सर थोड़ा। देखो दो स्कीम्स है, एक है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM और डे NULM। NULM है अर्बन एरिया के लिए, NRLM है रूरल एरिया के लिए। अब NULM जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पुअर्टी एलिवेशन। और NRLM को कौन करता है? रूरल जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ नाबार्ड करता है सर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड तो उसको फंडिंग वगैरह करता है ना, रिफाइनेंस फंड रिफंड एजेंसी नाबार्ड। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट NRLM को करता है, और जो आपका NULM होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पुअर्टी एलिवेशन। दोनों के उद्देश्य देखिए, ग्रामीण एरिया में गरीबी हटाना है तो NRLM, शहरी एरिया में गरीबी हटाना है तो NULM। अब जो ये NULM है, NULM में टारगेट और रिजर्वेशन दिया है। कारण यहाँ पर टारगेट रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अर्बन एरिया में वैरायटी आप लोग हो सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में उन्होंने वुमेन SHG को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, वुमेन SHG को। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में
वुमेन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में देखिए आकांक्षा जी, अर्बन एरिया में वुमेन्स जो है पुरुषों से बराबर हैं, ज्यादा बढ़ के भी हैं। एग्री करते हैं? यस और नो? यस सर। इसीलिए यहाँ पर टारगेट है। और ग्रामीण एरिया में वुमेन्स कितने काम में एंगेज हैं बताइए? नहीं है, वो बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। उनको खेत में भी नहीं जाते हैं, खेत में जाते हैं तो रोटी वोटी लेके जाते होंगे, मतलब इसीलिए ये सारी चीजें हैं। अब NULM में टारगेट एंड रिजर्वेशन की जब बात हमारे साथी कर रहे हैं उनमें क्लियरिटी कर देता हूं मैं। NULM में टारगेट्स होता है जो ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है वुमेन बेनिफिशरीज। वुमेन बेनिफिशरीज को कितना रिजर्वेशन है? 30%। 30%। नोट कर लीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन है वो 15%, 15%। और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को जो डिसेबल पर्सन होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड 3%। और जो ST SC को जो रिजर्वेशन होगा एज पर देयर पॉपुलेशन इन एरिया। अगर मान लीजिए आप लखनऊ में लोन कर रहे हैं या कानपुर में लोन कर रहे हैं, तो कानपुर में अगर उनका पॉपुलेशन है और ST SC का रेशियो 25% है, मतलब 100 लोग रहते हैं, 25 लोग ST SC के हैं, तो आपको भी रिजर्वेशन 25% रखना पड़ेगा। तो फॉर ST SC एज पर देयर पॉपुलेशन इन एरिया। फिर से सर ये 50% कहीं कहीं आ रहा है, वो क्या है? SC ST को 50%? गलत है, वो गलत है। और किसी शहर में अगर 50% वहाँ ST SC पॉपुलेशन होगा तो उनके लिए 50% होगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो आप बोलिएगा कि जो NULM की बात हो रही है, NRLM में नहीं हो रही। ठीक है, NRLM में तो कोई आरक्षण नहीं है ना सर, SC ST या महिला या किसी को आरक्षण नहीं है। कहीं से भी मत पढ़िए ना, क्योंकि वहां से कितने सारी चीजें आएंगे कि हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। दूसरी जगह से गूगल करेंगे, फिर वो करेंगे तो सर NULM के अभी NULM की बात चल रही थी। NULM में रिजर्वेशन NULM अब थोड़ा सा टॉपिक को सर NULM टॉपिक को ज्यादा ना करें, नहीं तो सर NRLM के साथ फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई NULM को तो पढ़ना ही नहीं है आपको, तो NULM दूर दूर तक नाता ही नहीं है आपका। तो फिर भी सवाल पूछा है तो हमने बता दिया रिजर्वेशन की बात, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सर आगे का क्वेश्चन भी जल्दी सर जल्दी इसके कराइए सर इसके बदले थोड़ा सा अभी जो है मैं आगे का क्वेश्चन सरफेसी आगे का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। NULM की बात जो कर रहे थे सर, एक टॉपिक है उस पे अगर भाई कंप्लीट कर लेने दो, इसको कंप्लीट हो जाइए। हाँ थोड़ा सवाल पूरा लूंगा भाई, थोड़ा रुक जाओ, मैं बता रहा था। NULM की जो बात कर रहे थे, NULM में अभी पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ आपके ग्रामीण बैंक में कभी भी NULM से जुड़ा हुआ सवाल नहीं आया है। एक सवाल बस आया है ST SC वाला। तो ST SC वाला जो सवाल आया एज पर देयर पॉपुलेशन इन एरिया, इसको याद रखिए। और एक बार आया है वुमेन बेनिफिशियरी 30%। बाकी तो आप जो है NRLM को पूरी तरह से याद कर लीजिए। अगला सवाल हमारे साथी से लेते हैं। क्या सवाल है बताइए निशांत जी। सवाल बताइए सर। एक लोन रिकवरी सरफेसी से रिलेटेड, सर सरफेसी से रिलेटेड कौन सी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसको थोड़ा सा बता दें तो सर। सरफेसी से रिलेटेड 5 सवाल आते हैं, केवल 5। पहला सवाल आएगा कि सरफेसी एक्शन लागू करने के लिए मिनिमम अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 1 लाख। गलत जवाब। above 1 lakhs। ठीक, 1,00,000% ऑफ आउटस्टैंडिंग। खाता NPA होना चाहिए, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सब नहीं पूछता है, लेकिन एक चीज जरूर पूछता है कि सरफेसी एक्शन एप्लीकेबल करने के लिए वो उसका जो मिनिमम आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए वो 1 लाख से ज्यादा। एक सवाल हो गया। 1 लाख से ज्यादा above 1। दूसरा सवाल जो सरफेसी में पूछता है कि सरफेसी एक्शन जब लागू करना है तो एक डिमांड नोटिस भेजा जाता है 13(2) के तहत। वो डिमांड नोटिस कितने दिनों का होता है? 60 दिन का। 60 डेज का होता है। ठीक। तीसरा सवाल सरफेसी में पूछता है कि अगर सरफेसी में डिमांड नोटिस देने के बाद अगर ग्राहक को कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन दिया, तो उस ऑब्जेक्शन का जवाब 45 डेज। 15 45 डेज। 15 दिन में जवाब देना रहता।
15 दिन में 15 जवाब दिन, देना है, 15 45 दिन। दिन के अंदर वो जा सकता है DRT। सर का क्वेश्चन आपने नहीं सुना फिर आपने सर। क्वेश्चन है उसका जवाब 15 दिन। आप लोग कोशिश सर करिए। पहले सर को क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दीजिए तब जवाब दीजिए। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जवाब आप लोग मत दीजिए। अगर मैं पूछा, नाम लिया तो जवाब दीजिए। कारण क्या है, आप वही जवाब दोगे जो आपके मन मस्तिष्क में है। आप सवाल करिए, सवाल करिए। जवाब देना मतलब हम हैं। जिंदगी अगर आईना है तो ख्वाब हो आप, जिंदगी अगर किताब है तो सवाल हो आप, जिंदगी अगर चांद है तो महताब हो आप, जिंदगी अगर बाग है तो गुलाब हो आप, और जिंदगी अगर सवाल हो आप तो जवाब है इधर। ठीक है, जिंदगी अगर सवाल है तो जवाब हो आप, सीधे सीधे समझ लो, लाजवाब हो आप, लाजवाब हो आप। तो जब तक मैं स्क्रीन में हूं आप सब लाजवाब हो, बस जवाब मुझे देने दीजिए, आप सवाल पूछिए। तो सवाल ये था, जब हमारे एक साथी ने सवाल पूछ ही लिया है तो जवाब तो मैं दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। उन्होंने बोला सरफेसी में कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ, शांति से सुन लीजिए। उसके बाद मेरा जब बोलना बंद हो जाए आप जवाब सवाल कर लीजिएगा। एक है इंपॉर्टेंट, 1 लाख से ज्यादा बैलेंस हो तो सरफेसी लगेगा। दूसरा, 60 डेज का डिमांड नोटिस होता है। तीसरा, आपको जो है सेल नोटिस जो होता है वो कितने दिनों का होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी को बेचने से पहले कितने दिनों का नोटिस देना होता है। इस सवाल का जवाब हमारे एक साथी से पूछूंगा जो देंगे, बंटी लाल यादव जी। बहुत प्यारे से हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे हैं ये। बंटी लाल जी, ये बताइए जरा, एक सेल नोटिस। सर 7 डेज होता है। सेल 7 डेज नोटिस होता है। गलत गलत जवाब है। सेल नोटिस जो 30 होता है, डेज 30 डेज 30 डेज। ठीक है। फिर साथियों ने जवाब दिया। जवाब सिर्फ आपको एग्जाम के दिन देना है, वहां पर यहाँ पर सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 30 डेज का सेल नोटिस होता है, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। और एक बात जो है पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्शन किया डिमांड नोटिस के बाद तो उसका जवाब 15 दिनों में देना होता है ये। और एक इम्पोर्टेंट होता है, अगर किसी प्रॉपर्टी पे पोजीशन ले लिया गया, चाहे वो फिजिकल पोजीशन हो या सिंबॉलिक पोजीशन, तो कितने दिनों के अंदर 2 वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में उसको छापना होता है। ये इसका जवाब देंगे हमारे चंदन राजा जी, बड़ौदा यूपी बैंक। चंदन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा हो जाए, जवाब हो जाए। 15 डेज। 15 डेज गलत जवाब, 7 डेज। 7 डेज। ठीक है, तो ये होता है 7 डेज। तो ये सरफेसी की बात हो गई। सरफेसी में इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक और एक महत्वपूर्ण होता है सरफेसी में कि अगर वो प्रिंसिपल जो उसका अमाउंट है उसका 20% तक पे कर दिया है तो सरफेसी एक्शन नहीं लगा सकते, सरफेसी एक्शन नहीं लगा सकते। तो सरफेसी एक क्लियर है। ज्यादातर वैसे वो डेज वाला पूछता है, 60 डेज, 30 डेज। सर ये 0 to 1 और 1 to 2 सब में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सब में सरफेसी से रिलेटेड। हेलो सब में ऐसे आएगा, इससे कठिन नहीं आएगा। सर, सर आपने अभी एक चीज बोला कि जो उसका आउटस्टैंडिंग है उसका 20% की 80% है सर। 80% 80% है, वो धोखे से बोल 80% बकाया होना चाहिए। 20% पेमेंट कर दिया इसमें है तो इसमें सही बात बोले। यही है 80% कि कर दिया होगा तो अगर प्रिंसिपल का 80% पे कर दिया गया है, आउटस्टैंडिंग का नहीं, प्रिंसिपल का 10 लाख का लोन दिया है, और जो उसका जो 80% पे कर दिया है उसका, तो उस 20% से ज्यादा बकाया होना चाहिए, तभी जाके वो लगेगा। जैसे 10 लाख का लोन है उसका प्रिंसिपल अमाउंट, और आज आउटस्टैंडिंग सर उसका, प्रिंसिपल का कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का? मेरी सर, बात समझिए, 10 लाख का लोन दिया हुआ है, आज की तारीख पर 2,10,000 आउटस्टैंडिंग है, सरफेसी लग जाएगा। 10 लाख का लोन दिए थे, आज की तारीख पर आउटस्टैंडिंग 1,80,000 है, सरफेसी नहीं लगेगा। बात क्लियर है? ठीक है। 80% पेड कर दिया है तो 20% से अगर लेस है तो नहीं लगेगा, 20% से ज्यादा है तभी लगेगा। 20% को याद रख लीजिए। ठीक, चलिए अब अगला सवाल हमारे दूसरे साथी से लेंगे। निशान जी, दूसरों को थोड़ा मौका दे दीजिए, फिर आप अपने सवाल थोड़ा ब्रेक के बाद और पूछ लीजिएगा। कोई संदीप मिश्रा जी सवाल पूछेंगे। संदीप मिश्रा सर जी आप। बैलेंस शीट से। अच्छा, कौन पूछ रहे हैं? हाँ मिश्रा जी बोलिए। सर बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से आपका जो पूछेगा वो डिपॉजिट फिगर पूछ सकता है या बिजनेस फिगर पूछ सकता है। 5 चीजें बैलेंस शीट से आप एक बार दोहरा लीजिएगा।
एक जो है टोटल डिपॉजिट ज्यादा पूछ रहा है। टोटल डिपॉजिट ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 23 भी पूछ सकता है, 22 भी पूछ सकता है। हम लोग इस जगह में हैं जहां पर मैं ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता हूं कि 22 का पूछेगा 23 का। अगर मेरा तजुर्बा देखेंगे तो 23 का ही पूछना चाहिए, क्योंकि आपका ऑडिट सब हो गया, 1 महीना हो गया। सर 23 की फिगर गई नहीं है सर, 22 की ही गई है। तो ये देखो अंदरूनी खबर हमारे खुफिया रॉग ब्यूरो में से हमारे साथी ने दे दिया है। 22 का है तो 22 याद रख लीजिए। ये तो एकदम 23 नहीं गया हुआ है। ये देखिए पवन मिश्रा जी एकदम स्टडी मटेरियल में बैंक खुद अपलोड किया जो जो सर्कुलर भेजा है। ये कैबिनेट पर क्या पता सर साइड से उसने भेज दिया हो। नहीं गया, कंफर्म हूँ नहीं गया। ये कैबिनेट कैसे कंफर्म है सर, कैसे? हाँ ये कैबिनेट बस बता रहे हैं नहीं गया है। ये कैबिनेट में हिस्सा रखते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप 22 का भी याद रखिए, 23 का भी याद रखिए। ऐसे कंडीशन में हमको सर आपके पास कल तक का समय है, कौन कौन से सर्कुलर गए हैं वो थोड़ा बता दीजिए। अरे इतना पढ़ लिए हैं, 2023 का भी पढ़ लीजिए यार कोई भी कुछ भी बताए सर्कुलर, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। ऐसा कोई भी चीज नहीं बचा है जो आपके प्रमोशन एग्जाम में आएगा। अगर आया 5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है दूसरा, अदरवाइज सारे क्लियरिटी है। आप एग्जामिनेशन में देंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन हमने भी पढ़ा है। तो मैं कह रहा हूँ बिजनेस फिगर से रिलेटेड 5 चीजें देखिए। पहले टोटल डिपॉजिट, टोटल बिजनेस, और आपका जो है पूछता है CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, नेट प्रॉफिट कितना है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है आपका। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर हमने पढ़ाते समय नहीं पढ़ाया होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो इसलिए पूछता है क्योंकि वो P&L को सीधे सीधे अफेक्ट करता है। तो अभी जो सिनारियो है वो आपके बैंक को किस में प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, वो सारी चीजें पूछता है। तो ये दूसरा, वैसे तो 10 पैरामीटर को देखना है आपको, जिसमें कि आपका NPA है, नेट NPA पूछता है, प्रॉफिट फिगर पूछता है, फिर आपका CRAR कासा परसेंटेज पूछता है, और CD रेशियो पूछता है। तो इतने को आप देख लेंगे। और इसमें बिजनेस में भी देखिएगा एकदम एग्जैक्टली नजदीक नजदीक नहीं रखता, बहुत दूर दूर रखता है। तो अगर आप पूरा फिगर भी 85,000 करोड़ याद रखोगे तो भी आपको याद रहेगा। चलिए अगला सवाल हम एक साथी से लेते हैं। बंटीलाल जी, कोई आपके मन में डाउट है एग्जामिनेशन को लेके या कोई भी सवाल को लेके? क्योंकि आप लोग हैं 60-70 लोग हैं, तो आपको होगा किसी मन में डाउट होगा, तो आपके एक डाउट से हो सकता है दूसरे का भी। अरे सर, इनकम टैक्स ये एक्ट के तहत जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनको थोड़ा सा। इनकम टैक्स के तहत जो सवाल पूछे जाते हैं वो TDS रिलेटेड पूछे जाएंगे। TDS रिलेटेड जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, TDS ऑन कैश डिपॉजिट, TDS ऑन कैश डिपॉजिट, सर एक कैश पेमेंट, TDS ऑन कैश विड्रॉल, TDS ऑन कैश विड्रॉल में ज्यादा मुख्यता है। दूसरा आपका वो जो पहले पूछता था कि एक फिक्स डिपॉजिट है उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें टैक्स लगेगा, जो 40,000 और 50,000 है। अब वो पुराना हो गया, 1-1.5 साल से वो सवाल नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि नए TDS जब लग जाते हैं तो पुराना जो TDS है उसको नहीं पूछता, नए TDS को पूछता है। और एक TDS पूछता है रेंट ऑन हाउस। अगर कोई रेंट ऑन बिल्डिंग है तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है TDS का, और TDS का थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,40,000। ये ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। इसमें TDS रिलेटेड यही ही इम्पोर्टेंट होगा आपका कैश विड्रॉल वाला, कि कैश विड्रॉल में कितना TDS लगेगा। ओके, अगला MSME से कुछ बता दीजिए सर। MSME सर से कैश एंड टर्नओवर के विड्रॉल बारे एक में। बार और बता दीजिएगा सर। कैश एंड विड्रॉल, कैश एंड विड्रॉल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है। 20 लाख, 20 लाख तक एक साल में कैश विड्रॉल करता है तो कोई टैक्स नहीं। 20 लाख से ऊपर लगेगा तो TDS लगेगा। TDS का रेट रहेगा 2%। अगर ITR फाइल करता है तो, ITR फाइल नहीं करता है तो 5%, और पैन कार्ड अगर नहीं है तो 20%, पैन कार्ड नहीं है तो 20%। सर इसमें थोड़ा अभी चेंज हुआ है क्या? 3 करोड़ तक हो गया, 1 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, वो बैंक के लिए नहीं है। इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। 1 करोड़ से 3 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसलिए रिलैक्सेशन दिया गया है, क्यों? क्योंकि वो उसमें इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से अपने समूह के हित के लिए काम करती है, इसलिए उनका लिमिट बढ़ाया गया है। ठीक है,
जो बैंकिंग इंडस्ट्री होता है फीडबैक के सर आधार अभी जो बढ़ा है, अभी जो हुआ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही है, जो 3 करोड़ कॉर्पोरेटिव तक हो गया है। ये इंडिविजुअल का पुराना नहीं। वाला मतलब हम लोग का 1 करोड़ ही है जो है, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%। अभी जो चेंज हुआ है वो फॉर एप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले 1 करोड़ था, अब उसको 3 करोड़ कर दिया, लेकिन सर इंडिविजुअल इसमें 1 करोड़ ही है। सर इसमें 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 2% है ना, 1 करोड़ से ऊपर 5%, जो ITR नहीं दाखिल करता है। अगर किसी के पास ITR फाइल करता है तो उसको 1 करोड़ तक TDS नहीं लगेगा। ठीक, अगर ITR फाइल नहीं करता है तो 1 करोड़ तक टैक्स नहीं लगेगा। ITR फाइल करता है तो, अगर ITR फाइल नहीं करता है तो 20 लाख। मतलब ज्यादातर पॉपुलर सीरीज में आपको पूछेगा TDS ऑन कैश विड्रॉल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो आप 20 लाख साधारण सवाल पूछेगा तो। लेकिन अगर हायर स्केल में पूछ सकता है वो ITR फाइल करता है, तो अगर ITR फाइल करता है तो ये जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। जब 1 करोड़ तक है और वो ITR जो है वो फाइल किया हुआ है तो 2% लगेगा, और अगर ITR फाइल नहीं किया है तो वो 5% लगेगा। ये बात है। ITR में ये सर बात कही गई है कि जो पिछले 3 साल का ITR फाइल होना चाहिए, ये बात है। मतलब नॉर्मली आपको सर सवाल पूछेगा तो 20 लाख का पूछेगा बस। सर MSME टर्नओवर। MSME में सिर्फ एक पॉपुलर क्वेश्चन आपको पूछेगा। सर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए, जो ITR 3 साल रेगुलर फाइल किया है उसको हाँ 1 करोड़ तक कुछ नहीं है ना, 1 करोड़ के ऊपर 2% है। यस। आज जो ITR नहीं दाखिल किया है उसको 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5% है। अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए उसमें 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट पूछा गया इंडिविजुअल के केस में। तो इंडिविजुअल में पूछेगा कि अगर आपका जो कैश विड्रॉल पे TDS जो है वो कितने में लगेगा, वो है 20 लाख तक। ठीक है, और अगर कोई ITR फाइल करता है तो 1 करोड़ तक जा सकता है, 1 करोड़ तक। ठीक, ITR अगर सबमिट करता है तो 1 करोड़ तक जा सकता है। और मैं इसको जरा TDS वाले में, और जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो आपने कर ही लिया है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ जो TDS में कैश विड्रॉल पे है। मैंने एक सेशन में भी आपको बताया था कैश विड्रॉल पे, भी बता देता हूँ आपको। हाँ, आपका अगर कैश विड्रॉल के लिए जब आपने याद दिला दिया तो आप लोग माइक बंद कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। अगर कोई EPF प्रीमेच्योर विड्रॉल करता है तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। जो एम्प्लॉय फंड जो है वो प्रीमेच्योर निकालता है तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। कितना है उसका? 50,000। और अगर कोई डिपॉजिट में इंटरेस्ट है तो उसकी लिमिट है 40,000। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट है 50,000। अगर कोई डिविडेंट है लिस्टेड कंपनी का, अदर देन लिस्टेड कंपनी का, तो 5,000। और अगर जो TDS होगा अगर रेंट एंड मशीनरीज पे होगा, जैसे रेंट एंड बिल्डिंग एंड मशीनरीज पे होगा, तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। एक और जो कैश विड्रॉल पे जो लगता है, अच्छा एक और भी चीज़ है, जैसे कोई लॉटरी आपने लिए, लॉटरी से आपको प्राइज मिला है कोई गेम से, तो उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कितना है आकांक्षा जी आपका? लॉटरी से अगर कोई मनी जीते तो कौन बनेगा करोड़पति से जीते तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितने में टैक्स लगेगा? 30%। 10,000 तक कोई टैक्स, हाँ 10,000 तक सर कोई आइडिया टैक्स नहीं। उससे ऊपर 30%। ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सेशन में डिटेल बताया है कि 10,000 से अगर ऊपर हो गया तो टैक्स लगेगा, और टैक्स होगा 30%। मतलब 1 करोड़ का कोई कौन बनेगा करोड़पति में जीतेगा तो 30 लाख तो टैक्स में चला जाएगा। 30 लाख है ना, टैक्स में चला जाएगा। अब एक बात, सर ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? नहीं सर इतना डिटेल में नहीं आता है सर, आगे कैश MSME कैश रिलेटेड सुकन्या आ PPF सकता है। ये सब थोड़ा देख लीजिए सर। अरे भाई शांति रखो, जब सवाल पूछा तो आज डाउट क्लियरिंग सेशन है, सुन लीजिए। एक टैक्स रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं कैश विड्रॉल के रिलेटेड। इसमें एक बात है कि जो कैश विड्रॉल की जो लिमिट होगी वो जो बढ़ी हुई है, हमारे पवन जी ने पूछा, इसमें ये बात कही गई कैश विड्रॉल में कि अगर कोई कैश विड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर हुआ
तो वहां पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट ये रखा गया है, वो है 2%। 1 करोड़ के थ्रेशोल्ड लिमिट में 2% है अगर रिटर्न फाइल करता है तो, और अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो 5%, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20%। ये हालांकि मैंने 2 बार रिपीट किया है। इसमें एक ये एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, मतलब 10,000 करके भी निकालेगा तो सबको गिना जाएगा। और इसमें जो रिटर्न फाइल है प्रीवियस 3 ईयर्स की बात कही गई है। प्रीवियस 3 ईयर की अगर फाइल किया है, अगर कोई रिटर्न फाइल किया है 1 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं, 1 करोड़ से ऊपर है तो अगर सभी रिटर्न्स फाइल किया है तो 2%, अगर कोई रिटर्न डिफॉल्ट हुआ है तो 5%, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20%। और ये कौन से सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आता है? 194N। ये टीडीएस का अंडर सेक्शन 194N के तहत इसको शुरू किया गया। ये टीडीएस का अंडर सेक्शन 194 है। ये टीडीएस जो कटता है ना इनकम टैक्स का 194N है। ठीक है, चलिए अब सर थोड़ा 80C और 80CCD और 80D का क्लियर कर दिएगा थोड़ा। कुछ नहीं पूछेगा। चलिए क्लियर कर दिया। सही में क्लियर, कुछ नहीं पूछेगा। अब बोलिए, अब आप ऐसे ही जवाब देंगे, जो पूछेगा उसके जवाब देंगे। अगला सवाल लीजिए, बताइए। सर लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी, लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी सवाल आएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी से सवाल आ सकते हैं। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का है तो आप उसमें ये आता है कि शैडो क्रेडिट कितने दिन में देना है रिपोर्ट करने के। शैडो क्रेडिट कितने दिन? 10 दिन में। 10 days से। ठीक है, शैडो क्रेडिट। अगर कोई ग्राहक से शिकायत करता है कि मेरे साथ एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है तो शैडो क्रेडिट कितने दिन में होगा? 10 दिन में। दूसरा इसमें पूछता है कि सर शैडो क्रेडिट क्या अमाउंट वगैरह कुछ भी है कि केवल बस दिन है 10 दिन? शैडो क्रेडिट ये होता है, मान लीजिए 1 लाख का फ्रॉड हुआ है तो 1 लाख के लिए आप प्रोविजन कर दोगे, प्रोविजन करके शैडो क्रेडिट दे दोगे, उसको एक्चुअल क्रेडिट नहीं दोगे। पूरा फाइनल फ्रॉड डिक्लेयर होने के बाद अगर वो लाइबिलिटी आती है तब दोगे, अदरवाइज रिवर्स हो जाएगा। तो वो अमाउंट डिपेंड करता है कितने का उनमें सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन हुआ है, अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन में। दूसरा शैडो क्रेडिट का आएगा तो 10 दिन देंगे? नहीं, आप समझो इसको। जब भी कोई कस्टमर शिकायत करता है, आके रिपोर्ट करता है कि सर मेरे साथ ये घटना घटित हो गई है, फ्रॉड हो गया है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया है, तो आप क्या करते हो? जब भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं तो आरबीआई कहता है कि उसको फ्रॉड रिपोर्टिंग करो, फ्रॉड रिलेटेड डील करो उसको। और जब भी इसमें पंच करते हैं, जब भी आपके पास शिकायत आती है, शिकायत आने के 10 दिन के अंदर अंदर उसको एक शैडो क्रेडिट देना होता है। शैडो क्रेडिट किस चीज का देते हैं? जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका शैडो क्रेडिट दे देंगे। बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआरएमसी डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर उसके बाद लाइबिलिटी आएगी और उस लाइबिलिटी के आधार पर फिर आपका वो डिसीजन होगा। शैडो क्रेडिट के लिए अमाउंट नहीं पूछेगा, सिर्फ डेज पूछेगा। शैडो क्रेडिट होता है अमाउंट इन्वॉल्व। वो 2 लाख का इन्वॉल्व अमाउंट है तो 2 लाख आएगा, 3 लाख का है तो 3 लाख आएगा। एक केवल महत्वपूर्ण, दिन याद रखना सर, 10 दिन। हाँ 10 दिन के अंदर शैडो क्रेडिट आ जानी चाहिए उसके शिकायत के आधार पर। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें चीज पूछा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी में कि कितने दिनों के अंदर वो उसको शिकायत ट्रांजेक्शन सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन के अंदर शिकायत करता है तो विद इन 3 days। कस्टमर की कोई लाइबिलिटी, जीरो लाइबिलिटी। 7 days। 3 डेज। 3 days। सर इसमें एक चीज कंफ्यूजन है, इसमें ट्रांजैक्शन डे को इंक्लूड करेंगे या उसको एक्सक्लूड करके? की प्लस है उसके बाद, मतलब आज ट्रांजेक्शन हुआ तो आज को छोड़ दीजिए, कल परसों नरसों इसके 3 दिन है ना। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें 3 दिन से ज्यादा और 7 दिन के अंदर है तो लिमिटेड लाइबिलिटी, और 7 दिन के बाद अगर आके इन्फॉर्म करता है, रिपोर्ट करता है तो बैंक की जीरो लाइबिलिटी। 3 दिन के अंदर अगर आपकी रिपोर्ट कर देता है ग्राहक की जीरो लाइबिलिटी। 3 से 7 दिन में करता है तो बैंक की लिमिटेड लाइबिलिटी, कस्टमर की भी लिमिटेड लाइबिलिटी। कस्टमर की जो लिमिटेड लाइबिलिटी है साधारण खाता में 5,000, इसमें बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में 5,000 की लाइबिलिटी है मैक्सिमम, और नॉर्मल जो अदर खाते हैं, सेविंग खाता है, करंट अकाउंट है, उसमें 10,000, और 25 लाख से ऊपर के अगर अमाउंट इन्वॉल्व है या सीसी लिमिट है तो उसमें है 25,000। तो ये अब उसकी लिमिट है। तो ये पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी मैं आपको इससे समझा दिया। दूसरा एक चीज होता है
10 दिन के अंदर शेडो क्रेडिट। सर एक बार लिमिट फिर से और एक बार लिमिट को 90 दिन के अंदर कंप्लीट डिस्पोजल, 90 दिन के अंदर कंप्लीट डिस्पोजल होनी चाहिए उसके रिपोर्ट करने से लेके। अब इसमें अगर लिमिट सर उसमें जैसे सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मान लीजिए सर, अगर सर वो क्या ये बोले कंफर्म हो हैं जाता है कि वो उसके फॉल्ट की सर? वजह से ये हुआ है, अगर लेट मी कंप्लीट। हाँ अगर उसमें मान लीजिए ये डिडक्ट हो गया, शेडो क्रेडिट तो हमने दे दिया, पर ये अगर डिडक्ट हो गया कि ये उसमें फॉल्ट जो है वो कस्टमर की है, तो क्या वो रिटर्न हो जाता है? अगर रिवर्स। ग्राहक का नेग्लिजेंस है तो बैंक की जीरो लायबिलिटी। ग्राहक का नेग्लिजेंस है, फ्रॉड डिक्लेयर होगा लेकिन रिएम्बर्समेंट नहीं होगा, शेडो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। अगर बैंक का इतना नेग्लिजेंस है तो पैसा देना पड़ेगा, और अगर ग्राहक इतना अंदर से घुस के नहीं पूछेगा 0 to 1 में। हाँ नहीं पूछे, ये तो आप जब मैनेजर बन तो जाएंगे सर मैं तो 1 to 2 के लिए पूछ रही ना। हाँ हाँ, तो अगर अगर कस्टमर की नेग्लिजेंस है तो कस्टमर की लायबिलिटी, बैंक का नेग्लिजेंस है तो बैंक की लायबिलिटी। और अगर ऐसे केसेस में जहां ना ही बैंक का नेग्लिजेंस है ना ही कस्टमर का नेग्लिजेंस है, तो वहां पर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्लेम करते हैं, उसमें इंश्योरेंस मिलता है। ठीक क्लियर है? सर विपिन कुमार बोल रहा हूँ विपिन कुमार जी। कस्टमर कंप्लेन सर वो रिड्रेसल टाइम कितना है सर? क्या है? कस्टमर कंप्लेन किया है कोई, उसका रिड्रेसल टाइम कितना है? बताइए। ब्रांच में एक माह, 1 मंथ। शाखा में सर्कुलर अगर में तो 1 month दिया है। हाँ मैक्सिमम 1 मंथ है, लेकिन आप में एक बात भी कही गई है आपके पॉलिसी में, ग्राहक सेवा हर एक बैंक का अलग अलग होता है कि अगर कोई ग्राहक शाखा स्तर में शिकायत करता है तो शिकायत कितने दिनों में हो जानी चाहिए दुरुस्त? 7 दिन। 7 दिन। आरओ लेवल में मिलता है, आरओ लेवल में रेजोल्यूशन है तो कितने दिन में होना चाहिए? 15 दिन। 15 दिन। एचओ लेवल में कितने दिन में होना चाहिए? 30 दिन एक में। महीने जो में। लेवल में 30 दिन। 30 दिन में, तो 30 दिन से अंदर अंदर सारा हो जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल पूछेगा ब्रांच में तो 7 दिन शाखा में। हाँ, और एक साथी कोई सवाल पूछ रहे थे, बोलिए निशांत जी। एक सर क्वेश्चन मेरा सर, एक क्वेश्चन है सर। एपीवाई में सर वो सर जो अमाउंट बताया है आपने 5,000 रुपया, सर बोलो। वो जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो 5,000 रुपया बताए हैं वो क्या था सर? उस समय थोड़ा साउंड मिसमैच हो गया तो समझ में नहीं आया। अगर किसी कस्टमर के खाते में अनएथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब ग्राहक नहीं चाहता था और उसका भुगतान हो गया, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गया उसके 3 दिन के अंदर अगर ग्राहक शिकायत कर देता है तो ऐसे केसेस में कस्टमर की जीरो लायबिलिटी, कस्टमर की कोई लायबिलिटी। लेकिन 3 दिन अमाउंट के चाहे बाद कितना भी हो। कितना भी हो, अमाउंट कितना भी हो, अगर 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अगर आके रिपोर्ट करता है तो ग्राहक की कुछ लिमिटेड लायबिलिटी है, बैंक की भी लिमिटेड लायबिलिटी। अगर वो खाता जनधन खाता से संबंधित है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट से संबंधित है, तो ग्राहक की जो लायबिलिटी होगी 5,000। मान लीजिए 25,000 का फ्रॉड हुआ, 25,000 का अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हुआ, तो ग्राहक 5,000 जिम्मेदारी भरेगा, 20,000 बैंक दे, ये बात है। अगर वो खाता साधारण खाता से हो, जैसे बचत खाता, करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट से हो, तो उसमें ग्राहक की जिम्मेदारी होगी 10,000। अगर ऐसे खाते जहां पर 25 लाख से अधिक का ऋण है, 25 लाख से अधिक के हुए हैं, तो वहां पर जो कस्टमर की लायबिलिटी होगी 25,000, बाकी पैसा बैंक भरेगी, ये लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी में। उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन के 7 दिन के बाद अगर रिपोर्ट करता है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी, बैंक कुछ नहीं देगा। लेकिन पॉलिसी में कहा गया है नेग्लिजेंस की जांच की जाएगी। अगर कस्टमर नेग्लिजेंस है तो कस्टमर उसका पूरा भरपाई करे, चाहे वो 3 दिन के अंदर ही क्यों रिपोर्ट निकले, चाहे वो 7 दिन के अंदर ही रिपोर्ट क्यों निकले। और अगर बैंक नेग्लिजेंट है तो बैंक भरेगी। अब बताइए ग्राहक और बैंक में कैसे नेग्लिजेंस हो सकता है? अगर एक कस्टमर को एक फोन आया कि आप बिजली बिल आपका माफ हो रहा है, इस लिंक पर क्लिक करो तो बिजली बिल माफ हो जाएगा, उसने लिंक पर क्लिक किया और उसका मोबाइल हैक हो गया और उसके सारे पैसे निकल गए दिन में। आज एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री, 6 एंट्री निकल गई, आज 10 लाख रुपए निकल गए।
अब इसमें नेग्लिजेंस किसका है बताइए आकांक्षा जी। ग्राहक ने शिकायत कर दिया 3 दिन के अंदर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली मैं कोई ग्राहक के खाते से लगातार एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं, उसको कहीं से फोन आया था कि आप ये लिंक पे क्लिक करो, बिजली बिल माफ हो जाएगा, है ना, अरविंद केजरीवाल जी बोले हैं, उसने क्लिक कर दिया। दिल्ली में तो कर सर नेग्लिजेंस तो कस्टमर का है, लेकिन अगर कस्टमर ने जब तक बैंक को सूचित नहीं किया है तब तक के लिए कस्टमर लायबल है। आफ्टर इंटीमेशन बैंक लायबल हो जाएगी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। ठीक है, बैंक को इस रिपोर्ट करने के बाद अगर उसके बाद जितने सारे डेबिट होंगे उसका पैसा बैंक भरेगी। एग्रीड। एक और केस है, एक होता है वेलोसिटी चेक, एक होता है वेलोसिटी चेक, एक होता है वॉल्यूम चेक। सर इसमें तो बैंक उसकी गलती है ना, कस्टमर की, वो लिंक पे क्लिक किया है। ठीक है, बैंक कस्टमर की गलती है, लेकिन तो इसमें बैंक तो इसमें लायबल नहीं होगा। बैंक का भी नेग्लिजेंस देखा जा रहा है ना। आप समझो ना मेरी बात पवन जी, बैंक का नेग्लिजेंस ये बोलता है कि बैंक ने वेलोसिटी चेक करना चाहिए था, वॉल्यूम चेक करना चाहिए था। उसके खाते से कभी एक दिन में इतना पैसा निकला नहीं, आज सडनली निकल रहा है, तो एक वेलोसिटी चेक होता है। वो वेलोसिटी चेक अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर खुद के बैंक के ऐप से अगर कर रहा है तो एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन कर सकता है और कितने रुपए के ट्रांजेक्शन और कितने मिनट के अंदर कर सकता है, ये सारे चीजें प्रिस्क्राइब्ड हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे बैंक का अगर 5 ट्रांजेक्शन करता है दूसरे ऐप से तो 6वां ट्रांजेक्शन करने नहीं देगा, उसको रोक देगा। इसको बोलते हैं वेलोसिटी चेक, लिमिट होता है। प्लस आपका 20-20 हजार से ऊपर के अगर ट्रांजेक्शन 5 होंगे, उससे ज्यादा 6वां ट्रांजेक्शन करना ही नहीं देगा। अगर इसका पालन नहीं किया तो बैंक का नेग्लिजेंस होगा, बैंक को भरना पड़ेगा। मोटा मोटी ये समझ लो, जहां बैंक का नेग्लिजेंस है बैंक भरेगा, जहां कस्टमर का नेग्लिजेंस है कस्टमर भरेगा। अब जैसे इस केस में कस्टमर का नेग्लिजेंस है, लेकिन साथ ही साथ बैंक का भी नेग्लिजेंस है, क्योंकि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा निकल गया और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गए, मतलब बैंक का वेलोसिटी चेक नहीं हुआ, इसलिए पैसे देने पड़े। बैंक का वेलोसिटी ये बोलता है कि 10 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर सेम बैंक के ऐप से होगा और दूसरे बैंक से ऐप से होगा तो 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, तो 5 से ऊपर जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके पैसे भरने पड़ेंगे, पहले 5 को छोड़ के बाकी पैसे। ठीक है, ये काम मैं करता हूँ। आप लोग जब प्रमोट हो जाएंगे तो एक बार ओपन सेशन रख देंगे, मैं फार्मूला के साथ बता दूंगा। चलिए अगला सवाल जो सर सर हेलो, मैं आर के राजकुमार सिंह बोल रहा हूँ बड़ौदा की बैंक से। एक हाँ राजकुमार जी, ये हाँ, एनपीए के ऊपर मेरा जरा सा डाउट है, जैसे कि डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 में एग्जैक्ट डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। और बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सर प्रोविजनिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। सिर्फ यही पूछेगा कि डाउटफुल अगर कोई एसेट्स है तो 100% प्रोविजन होगा, चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, तो उसका एज कितना है डाउटफुल में, वो सब हो कितना होगा जाएगा। बताइए राजकुमार जी, कितना होगा? अगर कोई डाउटफुल एसेट है, हाँ डाउटफुल एसेट्स में वो 100% प्रोविजन होता है, उसका एज कितना होगा? डाउटफुल में कितने साल होने चाहिए? 36 मंथ। गलत जवाब। डाउटफुल 1 में तो 12 मंथ। मैं सवाल मैं पूछ रहा हूँ, डाउटफुल में कोई एसेट्स है उसमें चाहे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन में 100% प्रोविजन होगा। 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा। हाँ 3 साल से ज्यादा सही उत्तर है। अगर डाउटफुल एसेट्स में 3 साल से ज्यादा होता है तो फिर वो होगा आपका 100% प्रोविजन। और रही बात, ये हमारे राजकुमार जी सवाल पूछे, उसका वीडियो मेरा बना हुआ है जिसमें मैंने डेट्स वाइज कैलकुलेट करके बताया है कब वो एनपीए में जाएगा, वो मैं आपको साझा कर दूंगा। वो लॉक्ड है, आपके लॉगिन सेक्शन में जरूर डला है। चलिए अगला कोई, हाँ एनपीए से रिलेटेड जब इन्होंने याद दिलाई दिया तो एनपीए से रिलेटेड ये सवाल इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, लॉस एसेट में कितना प्रोविजन होता है? सर नवाड से भी कुछ बता देते थे। 100% होता है। 100% है ना, लॉस एसेट में 100%। एनपीए से रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है, अगर किसी भी समय सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करते समय अगर सिक्योरिटी जो है 10% से कम हो गया तो कितना उसमें होगा? वो भी 100% लॉस में जाएगा, लॉस एसेट में चला जाएगा। ये वाला पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है एनपीए में।
और एनपीए में जो है बाकी तो टूल्स ऑफ रिकवरी में एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन लीगल रिकवरी का टूल्स नहीं है? कौन सा नहीं है? सर चेक से संबंधित थोड़ा बता दीजिए, कैसे कैसे टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं? चेक से संबंधित आता है हम लोगों में, समाहरण वगैरह का तमाम। तो है सर। सर क्वेश्चन के बाद पढ़े तो हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप आता है? क्वेश्चन के पहले मैं बता दिया था, इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में रिपीट हो जाएगा। ये चेक से रिलेटेड 5 सवाल बता दिया था, है ना? सर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग से प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग से एक जो 5 चीजें आपको देखनी है प्रियरिटी सेक्टर में। एक होता है आपका वेयर हाउस रिसीट NWR। फॉर्म क्रेडिट में अगर निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है तो उसमें मैक्सिमम फाइनेंस प्रियरिटी सेक्टर में होगा 75 लाख, 75 लाख जो 12 महीने के रिटेबल में होगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है प्रियरिटी सेक्टर में वो है आपका जो पूछा जाता है आपका आयुष्मान भारत, जो अभी लिमिट 10 करोड़ हो गया। आयुष्मान भारत के तहत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो मैक्सिमम फाइनेंस होगा 10 करोड़, तो वो प्रियरिटी सेक्टर में आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन लोन, मैक्सिमम एजुकेशन लोन 20 लाख, जो है प्रियरिटी सेक्टर में आएगा। चौथा इंपॉर्टेंट है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैक्सिमम फाइनेंस कितना होगा तो प्रियरिटी सेक्टर में होगा। जवाब देंगे हमारे आकांक्षा जी। बताइए मैक्सिमम लोन कितना होगा? 35 लाख। 35 प्रोजेक्ट कास्ट कितना होगा मैक्सिमम? 45। अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो मैक्सिमम हाउसिंग लोन होगा 25 लाख। प्रोजेक्ट कास्ट जो है 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हाउसिंग लोन का हो गया। अगला जो प्रियरिटी सेक्टर में पूछा जाता है वो है टारगेट, कि प्रियरिटी सेक्टर में वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है RRBs के लिए। तो बंटी लाल जी बताएंगे। सर 15% है सर। 15%। प्रभाकर चौधरी जी बताएंगे। चौधरी जी बताइए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट कितना है? सर 10% ANBC और COB विचेबल है। इसमें NBC COB लगा ही रहेगा, है ना? लगा रहेगा। और एक पूछा जाता है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का डेफिनेशन, अगर 1 हेक्टेयर तक की जमीन है तो मार्जिनल फार्मर, 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, 2 हेक्टेयर तक है तो वो स्मॉल फार्मर। ठीक है। एक और सवाल इसमें पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है? एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है ये बताएंगे जरा प्रभाकर जी। सर 18%। 18%, और सभी बैंकों के लिए 18% है। ठीक है। तो ये आपके टारगेट्स वाला पार्ट हो गया। किसी बैंक में अभी एकदम से सरल सा पूछ लिया, टोटल प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट का कितना है RRB के लिए? RRB का टोटल प्रियरिटी सेक्टर टारगेट कितना है? 75%। तो ये हो गया हमारे। अगला हम सवाल जो प्रियरिटी सेक्टर से पूछेंगे हमारे जाधव जी बताएंगे, संदेश लेके आए हैं। संदेश जी ये बताइए प्रियरिटी सेक्टर में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो इनडायरेक्ट हाउसिंग लोन दिए जाते हैं उसमें पर डुएलिंग यूनिट कितना रुपए का लोन होगा तो प्रियरिटी सेक्टर के अंदर आएगा? संदेश जाधव जी। कलेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं कह रहा हूँ हाउसिंग लोन में 2 तरह के लोन होते हैं। एक डायरेक्ट फाइनेंस होता है जो बैंक डायरेक्ट फाइनेंस करती है, एक इनडायरेक्ट फाइनेंस होता है। इनडायरेक्ट फाइनेंस हम हाउसिंग फाइनेंस को देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस घर बनाता है और उसको फिर ऑन देयर लेंडिंग करता है। तो हाउसिंग फाइनेंस के केस में अगर एक डुएलिंग यूनिट 20 लाख का होगा तो वो प्रियरिटी सेक्टर में आएगा। अगर उसको हम लोन दिया, हाउसिंग फाइनेंस को बैंक लोन देती है, हमने दे दिया 1000 करोड़, वो 1000 करोड़ जो है वो हमारा हो जाएगा प्रियरिटी सेक्टर में, बशर्ते वो जो हाउसिंग फाइनेंस को दिए हैं उसमें पर डुएलिंग यूनिट जो है 20 लाख रुपए का जो उसमें होना चाहिए, उसमें कॉस्ट होना चाहिए, लोन होना चाहिए, लागत होनी चाहिए उसकी। ठीक है, 20 लाख का लागत। ओके, चलिए अब हमारे एक साथी हैं चंदन जी बताएंगे। चंदन जी वीकर सेक्शन में जो है, वीकर सेक्शन के लिए एक रूरल डेप्ट स्वैप होता है। अगर कोई ग्रामीण फार्मर जो है बाहर से लोन लेता है तो उसको मनी लेंडर से लोन चुकाने के लिए उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? पता है? 1 लाख। 1 लाख है इसका। ठीक है।
तो ये जो है आपका प्रियरिटी सेक्टर से। प्रियरिटी सेक्टर में एक और जो पॉपुलर सीरीज का पूछा जाता है वो है कम्युनिटी लाइटिंग का। कम्युनिटी लाइटिंग के लिए टारगेट कितने रुपए तक के मैक्सिमम फाइनेंस जो है प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होंगे, हमारे सरपंच जी बताएंगे, नितिन कुमार जी। हमारा 30 करोड़। है 30 करोड़ से 30 करोड़। तो ये बढ़िया देखो है, पूरा बजट लेंगे, सरपंच बन जाएंगे हैं। 30 करोड़ लाओ सब घर में हैं, और यहाँ सबको जो है लाइटिंग सर करेंगे। पर्सनल यूज के लिए 10 लाख है ना? पर्सनल यूज के लिए 10 लाख है। वो इसलिए पवन जी कि एक पर्सनल घर में यूज करने के लिए सोलर सिस्टम कितने में लग जाएगा, 10 लाख में। और एक कम्युनिटी को पूरा लाइटिंग करनी है सोलर सिस्टम से, तो उसके लिमिट जो है 30 करोड़। अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए आता है और वो कुछ कम्युनिटी लाइटिंग के लिए प्रोजेक्ट देता है तो 30 करोड़ तक लोन करेंगे तो प्रियरिटी सेक्टर होगा, ठीक है। और एक घर के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए 10 लाख। चलिए, तो ये प्रियरिटी सेक्टर में हो गया। सर एजुकेशन लोन में प्रियरिटी हेलो सेक्टर में एक पार्ट और भी है चंदन जी, एक मिनट। एमएसएमई, एमएसएमई से पूछता है। एमएसएमई में ज्यादातर ये इनके क्राइटेरिया पूछता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कितना है, टर्नओवर क्राइटेरिया कितना है, ये पूछता है एमएसएमई। तो माइक्रो के लिए जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ तक, टर्नओवर है 5 करोड़ तक। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट है आपका 10 करोड़ तक, टर्नओवर है 50 करोड़ तक। और आपका मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक, टर्नओवर 250 करोड़ तक। एक और सवाल पूछता है प्रियरिटी सेक्टर में, वो है स्टार्टअप। जहां भी स्टार्टअप आएगा वहां पर अमाउंट होगा कितना? 50 करोड़। 50 करोड़। ठीक है, तो प्रियरिटी सेक्टर तो ये पूरा हो गया। और बताइए किसी के मन में कोई डाउट हो तो। सर पीपीएफ से भी आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर में एजुकेशन लोन सुकन्या में सर। मैक्सिमम 20 लाख है। हेलो, तो सर अब्रॉड में वो इंडिया में 20 लाख है या फिर अब्रॉड के लिए फिर सभी में 20 लाख? सर सब के लिए 20। ठीक है, पहले 10 लाख था, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया, 20 लाख। ठीक, अब बाकी जो आप कह रहे हैं अटल पेंशन योजना, पीपीएफ, एक क्वेश्चन पीपीएफ का बनता है, एक क्वेश्चन सुकन्या का बनता है, एक क्वेश्चन पीएमजेजेबीवाई का बनता है, एक क्वेश्चन सुरक्षा बीमा का बनता है। सर पीएमजेजेबीवाई में पार्शियल नहीं है ना, जैसे एक्सीडेंट पे पार्शियल पीएमएसबीवाई में है, एक पार्शियल हो जाता तो 1 लाख का, और डिसेबिलिटी पे परमानेंट पे 2 लाख। पीएमजेजेबीवाई में तो है नहीं। नहीं, पीएमजेजेवाई में मौत हो गई तभी मिलेगा, ठीक, चाहे किसी भी कारण से। जी सर, ओके सर, क्लियर सर। पीते पीते भी मौत हो गई तो पीने का गम नहीं, तो भी मिलेगा, ठीक। और सर पीएम सुरक्षा बीमा योजना में वो है एक्सीडेंट की वजह से अगर मौत हुई तभी मिलेगा, या डिसेबिलिटी हुआ तब मिलेगा। परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2 लाख मिलेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख मिलेगा। अगर सर एपीवाई की कमीशन के विषय में बात। किसके लिए? एपीवाई का जो कमीशन है, एपीवाई का कमीशन 75 रुपए है, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से। आपके बैंक के हिसाब से 100 रुपए है। अगर आपके एग्जामिनेशन में आपके बैंक का नाम लिखा होगा तो 100 रुपए कर दीजिएगा। तो सर सर्कुलर में बिना बिना बैंक का नाम लिखा होगा तो 75। सर बैंक में सर्कुलर में तो 120 रुपया लिखा है और 100 रुपया कंटिन्यूटी पे लिखा है 1 साल के, तो 120 कमीशन 120 लिखा। अगर सवाल पूछेगा कि अब 100 हो गया नया सर्कुलर। व्हाट इज द कमीशन ऑन अटल पेंशन योजना एज पर बीयूपीबी पॉलिसी, तो 120 तक देगा। अगर बड़ौदा यूपी बैंक का नाम नहीं होगा तो फिर वो आप उनको अलग कर दीजिए, ठीक है। और आरबीआई के हिसाब से करेंगे तो उसमें है। बाकी आपने 26 अप्रैल 2022 के बाद 100 रुपए है कह रहे हैं कोई साथी, निखिल कुमार जी, क्या कहना चाह सर रहे हैं? इनफ सर इनफ नाउ क्योंकि आप भी थके होंगे सर, आप देख रहे हैं आके डायरेक्ट बैठे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो बाकी मैं प्लीज। थका नहीं हूँ संदेश जी, मैं थका नहीं हूँ वैसे तो। ये सब में थकावट नहीं लगती, मैं ऊर्जा देने के लिए आया हूँ। बाकी मैं ये कोशिश करता हूँ कि डाउट ना हो आपको। कल एग्जामिनेशन है, परसों है नहीं उसके। सर, डाउट वोंट भी, मतलब वो क्या टर्मिनेट नहीं हो हाँ पाएंगे, ज्यादा डाउट ज्यादा, आते ही रहेंगे। हाँ मैं आपसे एग्री करता तो हूँ। सेल्फ ज्यादा स्टडी भी करना बहुत जरूरी है, सब लोग सेल्फ ज्यादा स्टडी करें। ज्यादा भी पूछना ठीक नहीं है। सही ज्यादा नहीं भी है। पूछना मतलब आप और उलझे रहोगे, है ना, हाँ सर, हाँ सर। आप उलझ जाओगे। तो मतलब मैं ये आशा करता हूँ कि आप बहुत सारे सर और कल 100 क्वेश्चन आएंगे ना, टॉप 100 क्वेश्चन।
कल क्या 100 करना है क्वेश्चन आएंगे, 100 टॉप क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें 50 क्वेश्चन जो है आपके इंटरनल से रहेंगे और 50 क्वेश्चन जनरल से रहेंगे। ये 100 क्वेश्चन आएंगे कल। सर नवाड से इंटरनल भी से बता कितना आने देते का सर। मैक्सिमम चांस है? इंटरनल से मैक्सिमम कितने प्रश्न आ सकते हैं हम लोग 50-60 में? अभी अगर देखेंगे तो इंटरनल से 60 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन मान के चलो इंटरनल आ सकते हैं आपके प्रमोशन एग्जाम में, 20 इंटरनल। और आप 20 इंटरनल में से सारे इंटरनल नहीं कर पाओगे, 2-4 तो रह जाएंगे, कुछ नया टाइप का आ जाएगा। अभी जैसे कि एक 11 जून को एग्जामिनेशन हुआ, उन साथी ने बताया कि 50-50% आए, मतलब 30 क्वेश्चन इंटरनल के आए, 30 क्वेश्चन जो है उसके आए जनरल बैंक के। सर लेकिन 11 जून को किसका था सर? उत्कल ग्रामीण बैंक का था, उत्कल ग्रामीण बैंक, ठीक है। हेलो सर। उत्कल, हाँ हेलो हाँ जी, सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश जी बताइए। सर एक क्वेश्चन था मेरा छोटा सा। सर ये हमने अपनी बैंक की डिपॉजिट पॉलिसी पढ़ी, बीयूपीबी से हूँ मैं भी, और डिपॉजिट पॉलिसी में मैंने एक चीज देखा सर, इन्होंने डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक और कासा को अलग अलग बाइफरकेट किया हुआ है। ये चीज मुझे नहीं समझ में आई सर उसमें। हाँ, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग आता है, करंट आता है, जी और जी टाइम ये टाइम डिपॉजिट आता है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। जी बिल्कुल तो सर जी। डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहते हैं कि जब भी मांगेगा देना पड़ेगा, इसलिए सेविंग और करंट को जोड़ के कासा, कासा को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये और ये ये सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर ना कि डिपॉजिट पॉलिसी जो हमारे बैंक की बनी हुई है, उसमें इन्होंने डिपॉजिट मतलब डिमांड डिपॉजिट को अलग क्लासिफाई किया हुआ है, सेविंग बैंक डिपॉजिट को अलग क्लासिफाई किया हुआ है, और कासा को अलग क्लासिफाई किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है। दिक्कत क्या सर है? ये है नहीं, दिक्कत ये होती है सर, जैसे अब हम लोग जैसे ये हमको यही मालूम है कि डिमांड अगर कोई कहता है तो हम कासा की बात करेंगे। ठीक। और हमने जब जो पॉलिसी मैंने जब पॉलिसी देखी तो उसमें मुझे ये चीज मतलब ये थोड़ा इन्होंने अलग उसको अलग हेड किया हुआ उसमें डिमांड डिपॉजिट एग्जाम के सवाल में क्या फर्क पड़ेगा इसमें? कासा सर कंफ्यूजन, मैंने कंफ्यूजन के मतलब अपने कंफ्यूजन के लिए पूछ लिया कि मतलब अगर कहीं कहीं उन्होंने अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सिंपली हम लोग 1 से 2 में जा रहे हैं, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा पूछा तो उसमें उन्होंने सेविंग को अलग क्लासिफाई। डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट के जो सेगमेंट है उनमें सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कैटेगरी में हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं। ये आप उसका आपका उत्तर रहेगा। और बाकी पॉलिसी के सर एक क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना? सेवरल एंड अनलिमिटेड। कई बार ये क्वेश्चन वैसा टाइप भी आता है। जैसे जैसे आप लोग हमारे पार्टनर हो, तो आप लोग कुछ गलती करोगे तो मैं लायबल हो जाऊंगा, मैं कुछ गलती करूंगा तो आप लायबल हो जाओगे। जैसे मैडम लोग पढ़ाते हैं ना, यहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं, एक सवाल गलत कर दिए तो आप गलत हो गया सब, आप है ना, सेवरल है ये। ठीक है सर कंपनी में और प्राइवेट पार्टनर किसी फर्म में वो जो शेयर ओनरशिप शेयर वो 10% दोनों में हो गया है ना? रिवाइज 10% हो गया, और चांस है कि सवाल आ सकता है जी। और सर एक और क्वेश्चन था, जो क्या है लिमिटेड कंपनी है, PSU कंपनी है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम जो होता है 2 और 200 होते हैं, और 7 और अनलिमिटेड है ना? ये नहीं आएगा, बहुत ये नहीं आएगा। बासी होगी। सर वो क्या 10% वाला क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता दें। अगर कोई 10% वाला अगर कोई कंपनी है या ट्रस्ट है और वहां पर अगर पार्टनरशिप है, तो क्या था पहले, अगर किसी कंपनी के केस में जो उसके मालिक है उसका शेयर वो बेनिफिशियल ओनर तब होगा जब उसका जो शेयर है वो 25% हो, और पार्टनरशिप के केस में वो 15% था, लेकिन उसको चेंज करके वो 10% कर दिया। दोनों 10% हो गए, सही हो गया याद करने के लिए। अगर कोई कंपनी चलाते हैं, जैसे अभी पवन जी कंपनी चलाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग डायरेक्टर हैं, अगर इनका शेयर 10% भी हो गया तो ये बेनिफिशियल ओनर होंगे, मतलब इनका सारा चीज KYC डिटेल सारा लेना पड़ेगा और हमको CI बनाना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए बात चेंज किया गया है, कि पहले होता था कि 25% था तो कई लोग उससे ज़्यादा शेयर ही नहीं रखते थे, और नंबर अप ज़्यादा रखते थे तो उसका बेनिफिशियल ओनर उनका डिटेल वगैरह सब रहता नहीं था। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में काफ़ी डाउट्स है, एक चीज़ें और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, बैंकर्स के बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है,
आपके गार्नेसी ऑर्डर हैं, आपके अटैचमेंट ऑर्डर हैं, इनमें से भी सवाल एक एक आएंगे। तो आप यकीन मानो कितने सवाल हैं जो आप बिल्कुल क्लियर हैं। उसमें आपके बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, मॉर्गेज है, सिक्योरिटी चार्जेस है, इनमें से भी सवाल आएंगे जो आप बहुत भली भांति से जानते हैं। और ये सबको अगर कंप्लीट करें तो आपकी कंप्लीट तैयारी हुई है। आपको कहीं भी डाउट नहीं रखना है अपने आप पर, क्योंकि आप जो है पूरे अच्छे से तैयारी किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रेक सर ले। गार्नेसी और अटैचमेंट से कैसे टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, बस थोड़ा सा बता दीजिए, दो अगर चाचा। किसी खाते में गार्नेसी ऑर्डर आ गया तो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा? डेप्टर जजमेंट डेप्टर। बस यही सवाल है, और तो कुछ नहीं है। हेलो बोलिए। हेलो हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जो ये एनआरएलएम वाला होता है, इसमें जो एंड यूज कंफर्म करना होता है 50, 75, 85% पे, तो उसमें सर 1, 4, 6 है कि सर 2, 4, 6? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है 2, 4, 6? वो जो एनआरएलएम में सर वो एंड यूज कंफर्म करते हैं ना 50% मिनिमम, या 75% या 85%, तो उसमें फर्स्ट डोज में मिनिमम 1 लाख है या 2 नहीं नहीं लाख? नहीं, कुछ नहीं है इसमें। 1.5 लाख है। नहीं सर, वो ये पूछ रहे हैं कि जो एनआरएलएम में जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने खुद के विकास के लिए 1 लाख तक है ना, 50% और 4 लाख तक 50% है, 4 लाख 1 लाख तक 50%, 1 लाख से 4 लाख ऊपर, 4 लाख तक 75, 4 लाख से ऊपर 85%। अच्छा, 1, 4, 6 है सेल्फ डेवलपमेंट। 3 साल से एक भी बार ये सवाल नहीं आया है। कितना मतलब इसमें से एक भी सवाल नहीं आया है जो आप कह रहे हैं ना। हालांकि जानकारी के लिए अच्छा है, बट एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर ये क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ आएगा तो नहीं? हाँ, ये आएगा नहीं। हालांकि जो आप जो सेल्फ यूज के लिए बोल रहे हैं वो तो जी जी जी, आप वीडियो में देखिएगा, मेरे वीडियो भी डाल देता हूँ उसमें उसमें है सर आपकी। ठीक है, वीडियो में। और बाकी आप लोग से विदा लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ओके सर, गुड नाइट सर। अभी लेकिन आधा घंटा और पढ़ लीजिए, हमारे एक सेशन और है, ये आधा घंटा और पढ़ लीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी मैं उनको लिंक दे रहा हूँ, है ना। उनसे बात करता हूँ अगर वो जगह होंगे तब, क्योंकि जो जिनका सेशन रहता है वो तो जगह रहते हैं। हालांकि ये साथी हमारे जगह होंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ ज़रा। आप लोग साथ में बने रहिए। फिर एक छोटा सा सेशन होगा आधे घंटे का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे होगा। क्या चीज़ें हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन में होंगी, क्योंकि आपके पार्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, पीएमजेडीवाई, एनआरएलएम, इनमें से सवाल आते हैं। तो मैं आप लोग बने रहिए। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं विदा ले रहा हूँ। लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी जो हैं आप सफल होंगे या सफलता के उस मुकाम पर आज खड़े हैं। जितनी मेहनत हमने पिछले दिनों करी है उसमें बस हमें एक प्रार्थना जरूर रहेगी कि आपके साथ भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो मजा आ जाए। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ हमें विनम्र भाव रखना है और सच्चे मन से प्रार्थना करना है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ समाज कल्याण के लिए लगाऊंगा और मेरे घर परिवार के देखभाल के लिए लगाऊंगा। क्योंकि जब भी आप आपके साथ जुड़े हुए लोगों के केयर करते हो तो भगवान जो है आपका केयर करता है, क्योंकि वो इस सृष्टि को चलाने वाला है, वो सृष्टि को चलाने वाला है। आप नहीं भी करोगे तो वो ख्याल करेगा, लेकिन जब आप भी ख्याल करने लग जाते हो आसपास लोगों का तो बोलता है ये मेरा ही पार्ट है, मेरे ही पार्टनर है, फिर वो आपका ख्याल रखने लगता है। जैसे कि अभी पवन मिश्रा जी ने कहा कि पार्टनरशिप फॉर्म में सेवरल एंड जो जॉइंटली जो है वो लाइबल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हम जो है अच्छे विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे। आपके पास ज्ञान है, आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है, बस भगवान का साथ मिल जाए, सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जितने लोग हमारे सेशन में पढ़ रहे हैं उतनी सीट तो हमारे पास है। चलिए, तो हमको बहुमत में आना है। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में पूरी बहुमत आती है तो वो निर्णय लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक उसी तरह हमको भी रिजल्ट में बहुमत में आना है। तो आपके अच्छे सफलता की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ वो बने रहें। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक सेशन अभी हो जाए तो बेहतर होगा, वेट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।